और इस तरह एक दिन गुजर गया। राफेल, जिसे पीट पीट कर सुअर का मुंह बना दिया था, धीरे धीरे होश में आता है। वो अभी भी बहुत कंफ्यूज था कि वो कहाँ है। अचानक एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। तुम जाग गए। मुझे लगा था तुम अब कभी नहीं उठोगे। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहा था, इसलिए मैं यहां रुका और पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा। ये सुनकर राफेल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं तुम्हारा बनाया हुआ जूल ऑफ ट्रूथ तोड़ने वाला था। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। प्रॉब्लम बस इतनी है कि हमारे वैल्यूज अलग हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई ईविल इंसान नहीं होता। ये सुनकर राफेल एकदम शांत हो गया। दुनिया में कोई ईविल इंसान नहीं है। उसे वो सीन याद आता है जब वो दोनों मिलकर उसे पीट रहे थे। एक इंसान जो उस तरह का घटिया एक्सप्रेशन बना सकता है, वो कह रहा है कि इस दुनिया में कोई बुरा इंसान नहीं है। क्या इस बात पर सच में भरोसा किया जा सकता है? तभी वहां हावियर आ जाता है। उसके चेहरे पर एक गुस्से वाला लुक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खतरनाक करने वाला है। फिर हावियर अपनी सोड उठाता है और राफेल की तरफ दौड़ने ही वाला होता है। यंग मास्टर, मैं इस बंदे को जान से मार दूंगा, मुझे मत रोकना। लॉयड ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। रुको, ये एक एंजल है, तुम इसको मार नहीं सकते। काफी देर तक खींचतान करने के बाद हमारा लड़का किसी तरह बड़ी मुश्किल से हावियर को वहां से भेजता है। उस बंदे का गुस्सा थोड़ा खराब है। उसे वायलेंस यूज करने से रोकने में बहुत मेहनत लगती है। हालांकि इनमें से कुछ भी सच नहीं था। असल में तो लॉयड ही राफेल की जान लेने वाला था। वो तो शुक्र है कि हावियर ने उसे रोक लिया, लेकिन राफेल को अपने कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ी सी झूठी कहानी बनाना तो नॉर्मल सी बात है। इस वक्त राफेल हमारे लड़के को नम आंखों से देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये इंसान सच में कितना अच्छा है। फिर वो जल्दी से झुकता है और लॉयड को थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ लॉयड अपना हाथ हिलाता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लॉयड को लगता है कि ये एंजल सच में उतने ही सिंपल होते हैं जैसा नॉवल में लिखा था। ये टारगेट तो कुछ ज्यादा ही आसान निकला। वैसे मैंने सुना कि तुम्हें सजा मिल रही है। इस पनिशमेंट के दौरान तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राफेल बताता है कि वो एंजल की सारी पावर्स खो देगा और वो हेवनली रियल्म वापस नहीं जा सकता। मैं इसको सिर्फ बेसिक कॉन्टैक्ट के लिए यूज कर सकता हूँ। होली क्रैप, तुम एंजल्स के पास भी स्मार्टफोन्स होते हैं? राफेल फौरन इनकार करता है। ये स्मार्टफोन नहीं है, हम एंजल्स इसे एक इंटेलिजेंट कॉलिंग एपरेटस कहते हैं। लॉयड तो एकदम स्पीचलेस हो गया था। आखिर हेवन और हेल दोनों ही नाम रखने में इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब जब बात निकली है, तो क्या पनिशमेंट पीरियड खत्म होने के बाद तुम फिर से जूल ऑफ ट्रूथ को तोड़ने की कोशिश करोगे? राफेल थोड़ी देर हिचकिचाता है और बोलता है, ये हेवनली रियल्म का फैसला है, मुझे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये अर्थ रियल्म की शांति और ऑर्डर के लिए है, इसे टाला नहीं जा सकता। अचानक लॉयड बीच में ही बोल पड़ता है और उसे टोकता है। उस बारे में, क्या ये सच में अर्थ रियल्म की भलाई के लिए है? क्या तुम श्योर हो कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि हेवनली रियल्म को लगता है कि हम अर्थ रियल्म के नीच लोगों को कुछ नहीं पता? जैसे ही ये शब्द बोले गए, राफेल डायरेक्ट शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे काटे। राफेल, तुम पहले ऑफिशियल बिजनेस हैंडल करने में काफी एफिशिएंट रहे होगे, है ना? क्योंकि तुम्हें लगता था कि वही करना सही है। लेकिन मेरी पोजीशन पर जो लोग हैं, उनका क्या तुमने कभी उनकी कहानी सुनी है? क्या तुमने कभी खुद को हमारी जगह रखकर देखा है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हेवनली रियल्म का काम अर्थ रियल्म की प्रॉब्लम सॉल्व करना है? उन लोगों का क्या जिनकी प्रॉब्लम्स हेवनली रियल्म के फैसले की वजह से और बढ़ गई? राफेल अपने दिल ही दिल में कुछ समझ चुका था। फिर वो अपना सिर झुकाता है और माफी मांगने लगता है। तुम सही कह रहे हो, मैंने अर्थ रियल्म के लोगों की बातों को कभी नहीं सुना। हमारा लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर तुम इस मौके का फायदा उठाकर कुछ वक्त के लिए हमारी टेरिटरी में क्यों नहीं रुकते और अर्थ रियल्म के बारे में थोड़ा और जानते? ये सुनकर राफेल बहुत खुश हो गया। क्या ये सच में ठीक रहेगा? क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी अचानक से लॉयड अपने कपड़ों से कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बड़ा सा ढेर निकालता है। जब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे और मेरी कुछ रिक्वेस्ट्स मानोगे, तो मुझे तुम्हें यहां रखने में खुशी होगी। और इस तरह राफेल बिना देखे ही अपना नाम साइन कर देता है। आखिरकार अब वो होमलेस है। अकेला इंसान जिस पर वो भरोसा कर सकता है, वो लॉयड ही था। इस तरह लॉयड ने एक ही वक्त पर कई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। वो अपने मन में सोचता है कि राफेल का यूज करके वो क्वीन से आई ऑफ समर ले सकता है और अपने दिल को जमने से रोक सकता है। और इस तरह एंजल राफेल लॉयड की टेरिटरी में रुक गया। पिछले कुछ दिनों से हर सुबह सुबह राफेल टेरिटरी के आसपास जॉग करता था। इस दौरान कई जानवर उसके साथ आते थे और एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर वो उनके लिए गाने गाता था। टेरिटरी के लोग इतनी खूबसूरत आवाज सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनकी रूह इवॉल्व हो गई हो। वो सोचने लगे कि ये मास्टर लॉयड के गाने से इतना अलग क्यों है। इसी वक्त बायन को अचानक अपने पीछे एक ठंडक सी महसूस होती है। वो अपना सिर घुमाता है और चौंक जाता है। फिर वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है, मास्टर लॉयड, हालांकि हमने जो अभी कहा वो थोड़ा रूड था, लेकिन कुछ दिन पहले आपका गाना सच में बहुत टेरेबल था। हर कोई इतना डर गया था कि उन्हें नाइटमेयर्स आने लगे। हम अभी प्योरीफाई हो रहे हैं, तो हमारा ऐसा रिएक्शन आना नेचुरल है। ये सुनकर लॉयड को बिना किसी वजह के बहुत गुस्सा आने लगा। साइड में खड़ा हावियर बोल पड़ता है, यंग मास्टर, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपको जेलस होना चाहिए क्योंकि सबको एंजल राफेल पसंद आ रहा है। हेल में चिल्ला रहे डीमन के कंपैरिजन में जाहिर है एक एंजल ज्यादा बेहतर है। तू ब्राट, तू मुझे हेल की किसी चीज से कैसे कंपेयर कर सकता है? उस एंजल ने ही हम पर अटैक किया था। लेकिन यंग मास्टर, उसने पहले ही सबके दिल पिघला दिए हैं। वहां देखिए, यहां तक कि समन्ड क्रीचर्स भी उसके साथ खेलना पसंद कर रहे हैं। अगर आप उससे इतनी नफरत करते हैं तो आप उसे भगा क्यों नहीं देते? हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे उससे बहुत कुछ हासिल करना है। फिर लॉयड ने हावियर को राफेल के साथ हुई कॉन्वर्सेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। राफेल, मुझे तुमसे दो मेन चीजें चाहिए। पहली चीज ये कि हेवनली रियल्म जूल ऑफ ट्रूथ को लेकर आगे क्या स्टेप्स उठाने वाला है, तुम्हें वो मेरे साथ शेयर करने होंगे। राफेल फौरन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इस इंटेलिजेंट कॉलिंग एपरेटस की मदद से मैं तुम्हें हेवनली रियल्म की कोई भी न्यूज जल्दी और एक्यूरेसी के साथ बता सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे एक मोल की तरह काम लेने वाले हो, पर ठीक है, इस तरह से अर्थ रियल्म पर मेरी लाइफ एक नए लेवल पर चली जाएगी। और जहां तक इस दूसरी बात का सवाल है, मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना है। क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम पनिशमेंट पीरियड के दौरान भी एक एंजल हो? अचानक राफेल एक एंजल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि हालांकि अब उसकी पावर्स छीन ली गई थी, पर उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं हुई थी, बस कुछ एबिलिटीज अब यूज नहीं की जा सकती थी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताने जा रहा हूं और तुम्हें इसे पूरा करने के लिए अपनी बेस्ट कोशिश करनी होगी। तो हावियर, क्या अब तुम समझे? राफेल अभी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये भी पता चला है कि हेवनली रियल्म हमारे इस आर्म रेजिस्टेंस की वजह से एक मीटिंग होल्ड कर रहा है। उस लेवल की हाई लेवल मीटिंग में डेफिनेटली काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी और उस मीटिंग के खत्म होने से पहले जूल ऑफ ट्रूथ से एक सवाल पूछना होगा। पूछने के बाद हम उसे तोड़ देंगे। इस तरह हर कोई खुश रहेगा। ये सब खत्म होने के बाद मैं एक आराम की रिटायरमेंट वाली लाइफ जी पाऊंगा। अचानक हावियर बीच में ही बोल पड़ता है, यंग मास्टर, मुझे पता है ये थोड़ा रैंडम है क्योंकि हम काम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे राफेल के गाने से ज्यादा आपका गाना पसंद है। ये सुनकर हमारा लड़का पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। तुम सच में एक अजीब इंसान हो। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? यंग मास्टर, आपका गाना सच में टेरेबल है। ऐसा लगता है जैसे तबाही खुद एक साउंड वेव में बदल गई हो, जो हेल के डीमंस के रोने और उनकी कर्सेस के साथ मिक्स्ड हो। इसी वजह से आपको गाना पसंद नहीं है ना? जब भी आप गाते हैं तो आप एम्बैरेस्ड और अशेम्ड फील करते हैं, फिर भी आप जितनी जोर से गा सकते हैं उतना गाते हैं। दूसरों को बचाने के लिए आप अपनी शर्म एक तरफ रख देते हैं। अगर किसी भी गाने को सबसे नोबल कहा जा सकता है तो वो आपका गाना होगा। इस वक्त लॉयड पूरी तरह से शॉक्ड और डम्फाउंडेड रह गया था। आज इस बंदे को हो क्या गया है? वो बस उससे पूछने ही वाला था कि क्या वो पागल हो गया है, लेकिन हावियर ने उसे टोक दिया। पर ऑफ कोर्स मैं उस गाने को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बारे में सोचकर ही मेरा मुंह बन जाता है। तो जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो, प्लीज और मत गाना। लॉयड अपने मन में सोचता है, ये लड़का आखिर कहना क्या चाहता है? एक पल में ये इतना स्ट्रेंजली सेंटिमेंटल हो रहा है और अगले ही पल इस तरह की हरकत कर रहा है, पर फिर भी इस बेइज्जती के लिए थैंक्स। इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है। हालांकि उस वक्त लॉयड को नहीं पता था कि चुपचाप एक बहुत ही टेरेबल चीज होने वाली थी। झील में दिख रही हावियर की परछाई धीरे धीरे किसी कोड की स्ट्रिंग की तरह गायब हो रही थी। उसके थोड़ी देर बाद लॉयड के कमांड पर गोमिंग आसमान से क्योरा को नीचे गिरा देता है और वो डायरेक्ट जूल ऑफ ट्रूथ पर जाके गिरता है। अगले ही सेकंड सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द जूल ऑफ ट्रूथ, द Aotearoa, is complete. You have received a large amount of relationship points for this legendary achievement. You received 8,500 relationship points. उसके बाद उन लोगों ने डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए। तभी सिस्टम दोबारा प्रॉम्प्ट करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द Frontera Dam, the largest concrete dam in the history of Laurasia, is complete. You received 1,500 relationship points. Your current relationship points is 10,071. और कुछ ही देर में Aotearoa पानी में पूरी तरह डूब गया। ये देखकर लॉयड ने फौरन पानी में डाइव लगा दी। आखिरकार अपना जवाब जानने का वक्त आ गया था। जूल ऑफ ट्रूथ एक चमकती हुई लाइट के साथ जगमगा उठा। फिर उसने बोलना शुरू किया, ग्रीटिंग्स, मैं Aotearoa हूं और मैं सिर्फ सच बोलता हूं। क्या आपके पास कोई सवाल है? लेकिन ये फ्री में नहीं होगा। आपको मुझे अपना कोई एक सीक्रेट बताना होगा। ये सुनकर लॉयड स्पीचलेस रह गया। उसने इस चीज को दोबारा बनाने के मटेरियल ढूंढने में इतनी मेहनत की और इसको बदले में उसका एक सीक्रेट चाहिए। हेल्पलेस होकर उसने कुछ देर सोचा। उसको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट याद आता है कि वो एक दूसरी दुनिया से है, पर हावियर को पहले ही इस बारे में पता था, तो ये डेफिनेटली काम नहीं करेगा। क्या कोई भी छोटा मोटा सीक्रेट चल जाएगा? इसलिए उसने उसको अपनी एक अजीब आदत के बारे में बताया। एक लंबा डंप लेने के बाद मैं सबसे पहले सरफेस को साफ करता हूँ। फिर मैं पेपर को गोल घुमाकर जितना पतला और पॉइंटेड हो सके उतना बनाता हूँ। फिर मैं उसे इंसर्ट करके 5 बार लेफ्ट घुमाता हूँ और 5 बार राइट, और मुझे इसको 3 बार रिपीट करना पड़ता है। लॉयड ने अपने मन में सोचा कि उसकी ये स्पेशल लाइफ हैबिट डेफिनेटली किसी को नहीं पता होगी, पर इस क्रिटिकल मोमेंट पर जूल की टिप से अचानक एक रे शूट होती है। ये रे सीधा आसमान की तरफ गई और फिर ये किसी फायरवर्क की तरफ ब्लास्ट हो गई। इस बास्टर्ड जूल ने एक्चुअली में उसके इतने सालों पुराने हिडन सीक्रेट को सीधा पब्लिक में ब्रॉडकास्ट कर दिया था और इस धमाकेदार टेक्स्ट फायरवर्क को पूरी टेरिटरी देख सकती थी। ये सच में बहुत शर्मनाक था। लॉयड अब फ्यूचर में इस टेरिटरी में कैसे रहेगा? साइड में खड़ा हावियर क्यूरियोसिटी से पूछने लगता है, तो यंग मास्टर, आप यूजुअली इसको कितना डीप डालते हैं? लॉयड तुरंत जोर से गाली देता है, ब्राट, क्या तुम बस ऐसे एक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें कुछ नहीं पता? वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि जूल ऑफ ट्रूथ जब जवाब देगा तो एक ह्यूज शॉक वेव प्रोड्यूस होगी। मुझे फिक्र हो रही थी। लॉयड अपने मन में सोचता है, आज इसको क्या हो गया है? ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे किसी मौत का सामना कर रहा हो। तभी Aotearoa बोल पड़ता है, प्लीज मुझे अपना सवाल बताइए। लॉयड एक पल के लिए रुकता है और फिर बोलता है, मैं यहाँ एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैंने काफी सारी चीजें की हैं और उन कई फेट्स को बचाया है जो ओरिजिनली मरने वाले थे या उनके साथ बुरा होने वाला था। लेकिन फेट रेस्टोरेशन का फिनोमिनन हमेशा उन ओरिजिनल फेट्स को रिस्टोर करना चाहता है। तो प्लीज बताओ कि मैं इसको होने से कैसे रोक सकता हूँ? अगले ही सेकंड जूल ऑफ ट्रूथ एक ह्यूज एनर्जी एमिट करने लगता है और उसके आसपास का पानी इस एनर्जी की वजह से पूरी तरह घूमने लगता है। हावियर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने विंग्स फैला देता है, लेकिन लॉयड को अंधेरे से भरी एक अजीब सी स्पेस में भेज दिया गया था। तब जूल ऑफ ट्रूथ Aotearoa पहले से बिल्कुल एक अलग टोन में बोलता है, ये एक कॉन्वर्सेशन स्पेस है जो सिर्फ हम दोनों के लिए है। सवाल का जवाब सिर्फ आप सुन सकते हैं। ओरिजिनल लॉयड फ्रंटेरा को मर जाना चाहिए था, फिर भी वो मरा नहीं। यहां तक कि उसने प्रोटैगनिस्ट का रोल भी चुरा लिया जो हावियर असरहान के नसीब में लिखा था। ये दुनिया अब लॉयड को मारने और हर किसी की फेट को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है और प्रोटैगनिस्ट का रोल हावियर को वापस लौटाना चाहती है।
हालांकि लॉयड नाम के उस बग की वजह से इस दुनिया को प्रोटैगनिस्ट की लोकेशन नहीं मिली और उसने एक बड़ा सिवियर एरर एक्सपीरियंस किया। फेट अब ओरिजिनल स्टोरी को वापस लाने के चक्कर में बरसक हो चुकी है, यहां तक कि प्रोबेबिलिटी को बर्बाद करने की कीमत पर भी। इस पागलपन को खत्म करने और दुनिया को शांत करने के लिए स्टोरी को रीसेट करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए एक क्लियर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करना होगा, लॉयड या फिर हावियर। इन दोनों में से किसी एक के मरने पर ही स्टोरी रीसेट होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस वक्त लॉयड ने कभी इतना डेस्परेट फील नहीं किया था। वो बिना थके इतनी मेहनत कर रहा था और फ्यूचर में बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहा था। पर किस्मत उसके साथ ऐसी ट्रिक्स क्यों खेल रही थी? जब भी वो अपने आप से कहता है कि बस थोड़ी देर और झेल ले सुओकिम, देर सबेर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिर कब तक उसको ये सब झेलना होगा? क्या तब तक जब तक बिल्कुल कोई होप ही ना बचे, जब तक निराशा इंसान को पूरी तरह तोड़ ना दे? ये फीलिंग उसे बहुत सफोकेट कर रही थी। इधर बाहर हावियर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां क्या हुआ है। उसने बस यंग मास्टर को अचानक जमीन पर गिरते हुए देखा। यंग मास्टर, आपको क्या हुआ? क्या ये आपका हार्ट है? क्या आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है? वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुरंत अपना माना यूज करता है, लेकिन माना फ्लो तो पूरी तरह से नॉर्मल था। यंग मास्टर, आपको क्या हुआ है? जल्दी उठिए और होश में आइए। सांस लीजिए यंग मास्टर, सांस लीजिए। इस पॉइंट पर लॉयड जोर से चिल्लाता है और जूल ऑफ ट्रूथ से पूछता है, मेरे पास 2 जिंदगियां हैं, क्या होगा अगर मेरी एक जान चली जाए? जूल ऑफ ट्रूथ कोल्ड तरीके से जवाब देता है, वो बस प्रोटैगनिस्ट के रिवाइवल का एक इवेंट माना जाएगा। लॉयड ने आगे पूछा, क्या होगा अगर मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में लौट जाऊं, तो क्या ये सही रहेगा? वो तो डेथ में काउंट नहीं होता। इस वक्त विंटरबट ने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे महसूस होता है कि लॉयड का दिल बहुत तेजी से जम रहा है, पर वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, उसे अपने माना के साथ इसको रोकने के काबिल होना चाहिए। तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, ये एक मेंटल इलनेस है, एक बार सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सच बताएं तो अब लॉयड को कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सिस्टम दोबारा रिपीट करता है, मैं रिपीट करता हूं, लॉयड फ्रंटेरा या हावियर आस्ट्राहान, इन दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। बस यही सच है। उसके बाद जैसे ही टाइम फ्रीज हटा, एक बहुत तेज दर्द उसके दिल को चीर गया। बेड पर लेटे हुए उसने सिस्टम से सवाल किया, ये सब आखिर क्या बकवास है? क्या तुमने मुझे इस जगह पर इसलिए समन किया था ताकि मैं इस तरह के दर्द को झेल सकूं? तुम कौन हो? क्या तुम गॉड या किंग ऑफ हेल से भी बड़ी कोई एग्जिस्टेंस हो, जो एक मॉनिटर पर हमारी हर मूव को देखकर हमारा मजाक उड़ा रही है? इस वक्त सिस्टम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार वो बस इतना ही बोलता है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? पैथेटिक सुहोकिन को हर जगह फेल होते हुए देखकर? तो मुझे कहीं भी भेज दो, मेरी लाइफ हमेशा एक क्रैप लाइफ ही होती है। ज्यादा फनी मत बनो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वो हासिल करके रहूंगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं लॉयड फ्रंटेरा हूं। इस वक्त काउंट और काउंटर सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए आते हैं। क्या लॉयड अभी भी ठीक नहीं है? हावियर झूठ बोल देता है कि यंग मास्टर पहले से ही काफी थके हुए थे। तो जो अनफॉर्चुनेट चीजें हमारी टेरिटरी फेस करने वाली है, क्या उसने उन्हें रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है? हावियर तुरंत एक स्माइल दिखाता है और कहता है, ऑफ कोर्स, यंग मास्टर अब रिक्यूपरेट कर रहे हैं और इसे रोकने की तैयारी कर रहे हैं। मैं समझ गया, प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना हावियर। हालांकि काउंट ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उन्हें पहले ही फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काउंट और काउंटेस को जाता हुआ देखने के बाद हावियर रूम के अंदर आता है। यंग मास्टर, हालांकि मुझे नहीं पता कि जूल ऑफ ट्रूथ ने आपको क्या जवाब दिया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप डेफिनेटली ऐसे इंसान हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और वैसा करने के लिए आपको जिंदा रहना होगा। आप बस वेट कीजिए, मैं आपको दोबारा उठने में मदद करूंगा। हालांकि हावियर को नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है, पर वो जानता था कि अगर वो यंग मास्टर को जिंदा रखना चाहता है तो उसे दिल को पूरी तरह फ्रीज होने से रोकना होगा, और हार्ट को फ्रीज होने से रोकने के लिए उसे किंगडम का डिवाइन ऑब्जेक्ट चाहिए, द आई ऑफ समर। हावियर अपने मन में सोचता है, जो करना जरूरी है, क्या मैं वो कर पाऊंगा? मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। आखिरकार मैंने ये काउंटलेस बार देखा है। इस वक्त उसके पीछे एक ब्लैक शैडो उठने लगती है। उस ब्लैक शैडो के अंदर यंग मास्टर की वही पुरानी सोल स्टरिंग और भयानक फेस आर्ट बनी होती है। बिल्कुल सही, मैं ये डेफिनेटली कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब लॉयड फ्रंटेरा हूं। और इस तरह हावियर एंजल राफाइल को ढूंढता है। तुम यहां हो, मैं बस तुम्हें कॉल ही करने वाला था। मुझे तुम्हें कुछ नई न्यूज बतानी है। हेवनली रियल्म एक मीटिंग के लिए लॉयड फ्रंटेरा को समन करने का प्लान बना रहा है। हावियर पूछता है कि कब? मुझे नहीं पता कब। आखिरकार हाई लेवल मीटिंग में लंबा समय लग सकता है। ये सुनने के बाद हावियर कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने आगे पूछना कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद उसने एक वुडन स्टिक और एक स्वॉर्ड हिल्ट उठाई और उन्हें दीवार पर क्रॉस शेप में लगा दिया। फिर उसने अपने आसपास कैंडल्स लगाई और उन सबको एक ही साथ जला दिया। राफाइल बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये सब किस लिए हो रहा है। हावियर बड़े शांत भाव से एक वर्ड में जवाब देता है, प्रेयर। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब तक प्रेयर प्योर और सच्ची होती है तब तक विशिंग रूम उसको एक्सेप्ट करेगा? ये कहने के बाद उसने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी। डियर गॉड, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मुझे अभी अपने पास बुला लो, इसी वक्त, अभी फौरन। इस वक्त हावियर ने हेवनली रियल्म के फोन्स को बजा बजाकर पूरी तरह से हैंग कर दिया था। विशिंग रूम के एंजल्स भी इस सब से बहुत लाचार थे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि सामने वाले की प्रेयर प्योर और सच्ची है, लेकिन ये वो इंसान नहीं था जिसने जूल ऑफ ट्रूथ बनाया था, इसलिए उसे समन करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। इस वक्त ऐसा लगा जैसे हावियर ने उसकी बात पढ़ ली हो। उसने तुरंत कहा कि वो यहाँ एक प्रॉक्सी के तौर पर अटेंड कर रहा है, इसलिए जल्दी करो और मुझे समन करो। और सच में विशिंग रूम उस साइड की ये न खत्म होने वाली बिकरिंग को और नहीं झेल पाया। फाइनली उसने हावियर के लिए हेवनली रियल्म का एक डायरेक्ट एलिवेटर खोल दिया। बस बात ये थी कि ये एलिवेटर थोड़ा ज्यादा ही चाइल्डिश था। हावियर ने अपना सिर घुमाया और एंजल राफाइल से कहा, लेट्स गो। राफाइल बहुत कंफ्यूज था कि उसको क्यों जाना है, और उसने तुरंत मना कर दिया कि वो वापस नहीं जाएगा।
अगर मैं वापस हेवनली रेयम गया तो पहले गाली देने के लिए मुझे डायरेक्ट अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और सच कहूं तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। लेकिन हवियर को इन सब चीजों की कोई फिक्र नहीं थी। उसने डायरेक्टली उसे उठा लिया और अब निकलने ही वाला था। राफेल अभी भी थोड़ा रेजिस्ट करना चाहता था। वेट, तुम्हें मुझे अपने साथ क्यों ले जाना है? अचानक हवियर अपने चेहरे पर एक अजीब सा अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्रेशन दिखाता है और बोलता है, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और हमारी आई ऑफ समर लाने में हेल्प करने के लिए अग्री किया था, और अब हम आई ऑफ समर लेने जा रहे हैं। और इस तरह उन दोनों ने हेवनली रेल्म के लिए एलिवेटर पकड़ ली। हेवनली रेल्म का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गैब्रियल सामने वाली पार्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। मिस्टर हावियर, मुझे लगा था कि आप एक नोबल इंसान हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे बन जाएंगे। हावियर तुरंत अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करता है। क्या एक नोबल इंसान कोई पिटिशन नहीं दे सकता? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारे लोग जो पिटिशंस करते हैं वो शैलो होते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, गैब्रियल को एंजल के हेलो से डायरेक्टली एक वार्निंग मिली। आपकी अभी बोली गई स्टेटमेंट में उन लोगों के खिलाफ काफी स्लैंडर था जो पिटिशंस करते हैं, इसलिए आपको एक बार वार्निंग दी जाती है। गैब्रियल कहता है, आप सही कह रहे हैं मिस्टर हावियर, मैं आपसे माफी मांगता हूं। पहली बात, लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर आपको पता होता कि जूल ऑफ ट्रूथ कितना खतरनाक है तो आप भी इसे तोड़ने की ही बात करते। मैं मानता हूं कि जूल ऑफ ट्रूथ को कभी बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। हेवनली रेल्म का इसको तोड़ने के ऑर्डर्स इशू करना पूरी तरह से रीजनेबल है, चाहे वो जितनी बार भी दे। ये सुनकर गैब्रियल बहुत कंफ्यूज हो गया। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम जूल ऑफ ट्रूथ को तोड़ दोगे? हावियर कहता है कि ऑफ कोर्स वो इसको तोड़ सकता है, पर कुछ शर्तों पर। पहले मुझे आपसे एक बात पूछने दीजिए, आपको कब पता चला कि हम जूल ऑफ ट्रूथ बना रहे हैं? गैब्रियल ने थोड़ी देर सोचा। शायद हार्ट ऑफ विंटर इंसिडेंट के दौरान। बाद में जब तुमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, मुझे एक और रिपोर्ट मिली थी। जैसे ही सामने वाले ने अपनी बात खत्म की, हावियर सीधा आगे गया और उसने जोर से गैब्रियल की टेबल पर अपना हाथ मारा। तो फिर आपने हमें इसके बनने के बाद ही नोटिफाई क्यों किया? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम इसे नहीं बना सकते? क्या ये हमें सरप्राइज करने के लिए था? हमारी उम्मीदों और सपनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए? गैब्रियल इस अचानक हुए मूव से चौंक गया। वो हकलाते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मटेरियल्स कलेक्ट कर पाओगे। तो ये बात है। मैं बेट लगाकर कह सकता हूं कि आप सोच रहे थे, ओह इनको ट्राई करने दो, जब कुछ बड़ा होगा तब हम कुछ कहेंगे। ये सुनकर गैब्रियल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने मन में सोचता है, ये सामने खड़ा इंसान मेरे सबसे डार्क थॉट्स को कैसे पढ़ सकता है? आपके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि मैं सही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना डिग्निफाइड हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इतना ट्रबलसम होगा और बुरी चीजों को होने देगा। क्योंकि एंजल्स झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए गैब्रियल अपनी आंखों में आंसू लिए पछतावा करने लगा। हेवनली रेल्म की अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली ना करने की वजह से हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स वेस्ट कर दी हैं। तो एक प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनन को रोकने के बाद ही जूल ऑफ ट्रूथ को तोड़ें। गैब्रियल थोड़ा परेशान था। आखिरकार जूल ऑफ ट्रूथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हालांकि हावियर ने फिर से अपना एटीट्यूड चेंज किया। हेवनली रेल्म की इस ड्यूटी में लापरवाही की वजह से अर्थ रेल्म के लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या आप इसको इग्नोर करने वाले हैं? क्या आप वही काइंड हेवनली रेल्म नहीं हैं जो अर्थ रेल्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है? और इस तरह आखिरकार गैब्रियल शुरू में जूल ऑफ ट्रूथ को ना तोड़ने के लिए मान गया, पर तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये सुनकर हावियर ने तुरंत थैंक यू कहा। और गैब्रियल के पास एक एबिलिटी है जिसे आई ऑफ ट्रूथ कहते हैं। वो दूसरे पर्सन के सबसे सच्चे थॉट्स को पढ़ सकता है। लेकिन उसने देखा कि सामने खड़ा इंसान सच में उसे दिल से थैंक यू कह रहा था। उसके पीछे तो एक प्योर चीजों को रिप्रेजेंट करने वाला लाइट का हेलो भी था। उसके दिल में बिल्कुल भी कोई बुरे इंटेंशंस नहीं है। मैं इस बात को काट भी नहीं सकता। अचानक हावियर ने एक दूसरी रिक्वेस्ट रखी, प्लीज राफेल के जरिए क्वीन ऑफ मैजेंटानो को एक रेवलेशन भेजिए। उनसे कहिए कि लॉयड फ्रंटियर को आई ऑफ समर दिया जाना जरूरी है। गैब्रियल बहुत शॉक्ड था। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? क्या हमने अभी टाइम और मैन पावर के लॉस के कॉम्पनसेशन के बारे में बात नहीं की? वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स थे। मैं अभी जो मांग रहा हूं वो मेरे डैमेजेस का कॉम्पनसेशन है। हेवनली रेल्म के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैंने डर के मारे कई रातें जागकर बिताई हैं। प्लीज इस मेंटल डिस्ट्रेस के लिए मुझे कॉम्पनसेट करें। गैब्रियल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने खड़ा ये बंदा दिखने से भी ज्यादा ईविल है। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये था कि आई ऑफ ट्रूथ ने पाया कि सामने वाला बंदा अभी भी सिंसियर था। इस मामले की वजह से वो सच में बहुत थका हुआ और दर्द में था। अगर उसे इतना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है तो मेरे पास उसे कॉम्पनसेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पर उसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों हैं? मैं तो शुरू में उसके मरने के बाद उसे हेवनली रेल्म में हायर करने वाला था, लेकिन ये बंदा तो पूरी तरह से हेल का एक डीमन है। दूसरी तरफ एमिली लॉयड से मिलने आती है। मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, मुझे पता है आप आराम कर रहे हैं। नहीं, इट्स ओके। क्या बात है? एमिली उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ाती है। यंग मास्टर लॉयड, मैं और कुगर शादी करने वाले हैं। ये एक स्पेशल इनविटेशन है जो हमने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। आखिरकार आपकी वजह से ही तो हम मिले थे। आपने इस टेरिटरी को इतनी सारी खुशियों से भर दिया है। हर कोई सच में आपका शुक्रगुजार है। हमारा लड़का अपने हाथ में इनविटेशन देखता है और शांत हो जाता है, फिर वो मुस्कुराता है और एमिली को थैंक्स कहता है। ये कहने के लिए थैंक यू। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो। उसके वहां से जाने के बाद लॉयड जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि उसने सबका दिल तोड़ दिया है। उसने तो ओरिजिनली यही उम्मीद की थी कि सब लोग हमेशा खुशी से जिंदा रहेंगे, पर अब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार या तो उसे खुद मरना था या फिर हावियर को। वो सोचता है, क्या मैं हावियर को मरने दूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही रिडिकुलस बात है। वो इस पूरी नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। अचानक लॉयड को अपने जिस्म से एक ठंडक सी महसूस होती है। उस तरह का दर्द उसे सच में बहुत कोल्ड फील करा रहा था। असल में उसका दिल पहले ही आधा बर्फ से ढक चुका था। शायद अब उसके दिल को पूरी तरह जमने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था।
इस वक्त वो जमीन पर किसी मरते हुए बुढ़े इंसान की तरह सिकुड़ा हुआ पड़ा था। 1 मिनट रुको, अभी भी एक रास्ता है जिससे वो लोग खुशी से जी सकते हैं, और वो है इस सपोर्टिंग कैरेक्टर का मरना। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, नो, आपकी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपको जीना होगा। अगर आप मर गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब अगर मैं जिंदा बच भी गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सच में बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। मैं बस अपनी आंखें बंद करके एक प्यारा सा सपना देखना चाहता हूँ। इस टाइम लॉयड की पूरी बॉडी किसी गेम कोड की तरह हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा वजूद ही अगले सेकंड गायब हो जाएगा। और उसी वक्त उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में भी अर्थ शैटरिंग चेंजेस आ रहे थे। क्रीमो टेरिटरी के समंदर पर अचानक अनगिनत गीगा टाइटन्स आ गए थे। जो रिविट्स कभी नमरन टेरिटरी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए थे, वो भी किसी वजह से क्रैक होने लगे थे। अस्फहान किंगडम में अचानक एक अननोन हेरिटिक्स का ग्रुप सामने आ गया था, और अब वो उन पर अंधाधुंध अटैक्स कर रहे थे। एल्व्स के थ्रू गार्ड किए जाने वाले उस घने जंगल में भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके थे। एल्व्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये मॉन्स्टर्स कहां से आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सारे जानवर उनका शिकार बनकर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये सभी चीजें जो भी हो रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि ओरिजिनल नॉवल में होना था। इस वक्त इन सभी अचानक हुए चेंजेस की रिपोर्ट क्वीन को दी गई। वो ये सब सुनकर बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक ही वक्त पर इतने सारे अजीब इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं। इस बीच हावियर ड्रैगी को लेकर मैजेंटानो किंगडम पहुंच चुका था। आखिरकार अभी भी कुछ जरूरी काम बचा था जो उसे पूरा करना था। मैं हावियर एस्ट्राहान मैजेंटानो की क्वीन, इस जमीन की सच्ची रूलर को अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ। क्वीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, ये लड़का अब यहाँ क्या कर रहा है? जरूर उस बास्टर्ड ने ही इसे यहाँ कुछ मांगने भेजा होगा। बोलो, वो लड़का लॉयड आखिर क्या करना चाहता है? ये सुनकर हावियर ने अपने चेहरे पर प्योर इनोसेंस का लुक बनाया, जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। सामने वाले का एक्सप्रेशन देखकर क्वीन गहरी सोच में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉयड ने इसे यहाँ कुछ मांगने के लिए न भेजा हो? क्वीन ने दोबारा हावियर को देखा। इस वक्त उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही प्योर लग रही थी। सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। क्वीन ने अपने मन में सोचा, हावियर इस तरह का इंसान तो नहीं लगता जो झूठ बोलेगा। ठीक है, तो ऐसी क्या बात है कि तुम यहाँ अचानक आ गए? योर मैजेस्टी, फ्रंटियर टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले स्टील बार्स जरूरत से ज्यादा है। हम परेशान थे कि उन्हें कहाँ यूज करें, तभी हमें अचानक ख्याल आया कि हम उन्हें आपको ट्रिब्यूट के तौर पर दे सकते हैं। इस तरह से हम मिलिट्री में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्वीन अपने मन में सोचती है, मैं तो लॉयड को ड्रैगन के सामने ये झूठ बोलने के क्राइम के लिए बुरी तरह टॉर्मेंट करने का वेट कर रही थी कि उसकी शादी मुझसे हुई है। तभी अचानक आसमान से एक बहुत ही स्ट्रांग होली लाइट नीचे आती है और इसके साथ एक बहुत ही सीक्रेट म्यूजिक भी बजने लगता है। ये सीन देखकर क्वीन बहुत हैरान थी। क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? अगले ही सेकंड आसमान से एक फिगर नीचे उतरती है। ये इंसान सीलिंग से आ रही लाइट की बीम से पूरी तरह नीचे आया था, और जो शख्स वहां आया था वो और कोई नहीं बल्कि एंजल राफाइल था। उसने अपने विंग्स फैलाए और एक हेलो रिलीज किया। ये देखकर नीचे खड़े मिनिस्टर्स हैरान रह गए। आखिरकार उन्होंने इससे पहले कभी कोई एंजल नहीं देखा था। क्वीन भी दंग रह गई थी। यहां तक कि उसने भी एंजल्स के वजूद के बारे में सिर्फ लेजेंड्स में ही सुना था और अपनी आंखों से कभी एक को नहीं देखा था। क्वीन ऑफ मैजेंटानो, अलिसिया टर्मिना मैजेंटानो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। नहीं, मैं तुम्हें हेवनली रेल्म की विल बताने आया हूं। प्लीज अभी फॉरन आई ऑफ समर लॉयड फ्रंटियर को दे दो। जैसे ही राफेल ने बोलना खत्म किया, एक इनविजिबल फोर्स उसे डायरेक्टली ऊपर खींच लेती है। फिर वो उसी जगह से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आया ही नहीं था। क्वीन का पहला रिएक्शन था कि ये सब बहुत अजीब था, कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस था। जरूर ये लॉयड की ही कोई चाल होगी। ये बंदा अब फिर से क्या बकवास करने की सोच रहा है? क्वीन ने अपना सिर घुमाया और डायरेक्टली हावियर से पूछा, सर हावियर एस्ट्राहान, मुझे सच सच जवाब दो, वो सब अभी क्या था? हालांकि जब क्वीन ने उसके एक्सप्रेशंस देखे तो उसे डाउट होने लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे अभी जो कुछ भी हुआ उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सच में किसी एंजल का रेवलेशन हो? साइड में खड़े ड्यूक टोस्कानो सबसे पहले बोल पड़ते हैं, योर मैजेस्टी, वो हेवन का एक रेवलेशन है। हमें जल्दी से आई ऑफ समर तैयार करना चाहिए और फिर इसे लॉयड फ्रंटियर के पास भेज देना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने इसका अपोज किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम पहले ही हार्ट ऑफ विंटर खो चुके हैं। अब हमारे पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसे इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है? और मैंने क्लियरली उस एंजल को बोलते वक्त हकलाते हुए सुना था, इसलिए वो नकली ही होगा। पर आपने उसके विंग्स देखे थे और उसकी आवाज भी गूंज रही थी। अगर वो एंजल नहीं है तो फिर वो क्या है? भले ही वो एक एंजल हो, लेकिन ये हमारे किंगडम की शांति के लिए खतरा बन सकता है। जरूर वो एंजल हमारे किंगडम को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए उसने झूठ बोला कि ये एक रेवलेशन है। क्या तुमने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े? एंजल्स झूठ नहीं बोलते। और इस तरह अलग अलग ओपिनियन वाले मिनिस्टर्स ने आपस में बहस करना शुरू कर दिया, और वही तो हावियर की आगे की प्लानिंग थी। हावियर डायरेक्टली बोलता है, ऐसा लगता है कि आप लोग समझे नहीं। मैंने आपसे झूठ बोलने के लिए कब कहा? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसे किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए कहो, ना ही किसी कर्स को अवॉइड करने के लिए कहो। मैं बस चाहता हूं कि आप ये डिमांड करें कि वो आई ऑफ समर लॉयड फ्रंटियर को दे दे। इसमें झूठ जैसा कुछ भी नहीं है। अभी का हावियर पहले से ही इनविंसिबल बन चुका था। वो ह्यूमंस के बीच पहले से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, और अब उसकी वर्बल स्किल्स भी परफेक्शन की स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इस वक्त हावियर अपने मन में सोचता है, अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग स्मूथली चल रहा है। मैंने वो सब कर लिया है जो मैं कर सकता था। अब बस क्वीन पर भरोसा रखने की बारी है। क्वीन की विजडम के साथ वो इसके पीछे के मतलब को डेफिनेटली समझ लेंगी। उसके कुछ ही देर बाद क्वीन फौरन अकेले में हावियर को बुलाती है। सर एस्ट्राहान, मुझे उम्मीद है तुम इसका पूरी ईमानदारी से जवाब दोगे। उस एंजल का रेवलेशन जरूर लॉयड की खेली हुई कोई चाल होगी, है ना? क्योंकि अब वहां कोई और नहीं था। हावियर ने इस बात को और नहीं छुपाया। उसने तुरंत हाँ में जवाब दिया।
क्वीन के चेहरे पर तुरंत एज एक्सपेक्टेड वाला लुक आ जाता है। वेल, ये तो काफी जल्दी मान गए। क्या तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई? मैंने मिनिस्टर्स का शक मिटाने के लिए बस सरप्राइज होने का नाटक किया था। मेरी बेकार सी एक्टिंग स्किल्स आप जैसी मैजेस्टी को कभी धोखा नहीं दे सकती। लोगों की फ्लैटर करते वक्त तुम बिल्कुल लॉयड की तरह साउंड करते हो। किस्मत से तुमने अपना बट हवा में नहीं उठाया, वरना मैं सच में यही समझती कि तुम वही बंदा हो जो भेष बदल कर आया है। आपको निराश करने के लिए माफी चाहूंगा योर मैजेस्टी। वो पॉस्चर बहुत अगली है। मैंने वैसा करने से इनकार कर दिया। क्वीन भी इस पल दिल से ये बात महसूस करती है। तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली मैं भी उस इडियट की उस घटिया हालत को हर बार देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती योर मैजेस्टी। हालांकि वो सब यंग मास्टर का ही प्लान था, लेकिन वो एंजल सच में एक रियल एंजल था। क्वीन को उस एंजल की आइडेंटिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक एंजल ही था। आखिरकार लॉयड ने तो फाउंडिंग ड्रैगन को भी धोखा दे दिया था। ऑलराइट, चलो अब मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। उस बंदे को आई ऑफ समर की जरूरत क्यों पड़ गई? हावियर कुछ देर शांत रहा। उसको पता था कि अगर यंग मास्टर के दिल को आई ऑफ समर नहीं मिला तो वो पूरी तरह जम जाएगा। फिर वो डायरेक्टली क्वीन को बताता है यंग मास्टर मौत के करीब है। ये सुनकर क्वीन पूरी तरह शॉक रह गई। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे डिटेल में बताओ। उसके बाद हावियर ने क्वीन को सारी आम सिचुएशन बता दी। तुम्हारा मतलब है फेट रेस्टोरेशन फिनोमिनन। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही, हमें फाउंडिंग ड्रैगन टिरानस के बेटे लॉर्ड वर्किस ने यही बताया था। उन्होंने कहा कि जिन फेट्स को बदलने के लिए यंग मास्टर ने इतनी मेहनत की थी वो तेजी से अपनी ओरिजिनल फेट्स में वापस लौट रहे हैं। उस फिनोमिनन को रोकने के लिए हमें जूल ऑफ ट्रूथ बनाने की जरूरत है। ये सब सुनकर क्वीन अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि गीगा टाइटन स्वॉर्म का अटैक और अशरहन की बगावत, ये सब वही चीजें होनी चाहिए जिन्हें लॉयड ने पहले रोक दिया था। अब वो सब चीजें दोबारा होने के साइंस दिखा रही हैं। लगता है हावियर ने जो भी कहा वो सब सच है। मैं पूरी सिचुएशन समझ गई हूं। अब मुझे समझ आया कि तुम एंजल के रेवलेशन के साथ क्यों आए थे। तुम ऐसी किसी बेकार की कहानी से उन मिनिस्टर्स को कभी कन्विंस नहीं कर पाते। पर प्रॉब्लम यह है कि उस रेवलेशन ने मिनिस्टर्स को आपस में बांट दिया है। मुझे नहीं पता कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। हावियर को अच्छे से पता था कि वो डेफिनेटली इस तरह की चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इस बार उसको यहां आने का बस एक ही पर्पस था। सिर्फ एक ही ऐसी शख्स है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है योर मैजेस्टी। मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान कौन है। लेकिन हार्ट ऑफ विंटर उनकी जान ले रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस वक्त बहुत वीक स्टेट में है। सिर्फ लॉयड फ्रंटेरा ही फेट रेस्टोरेशन फिनोमिनन को रोकने के काबिल होंगे। हमें उनको वापस अपने पैरों पर खड़ा करना ही होगा और उन्हीं से किंगडम में होने वाले इन इवेंट्स को रोकना होगा। तभी क्वीन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और ये काम बड़ा आसान है। स्किल लोगों से काम करवाना मेरी स्पेशलिटी है। इस वक्त हावियर के चेहरे पर भी एक मिसिंग स्माइल लौट आई। आखिरकार ये पता चल गया कि उसने जो कुछ भी किया था उसका एक ही मकसद था, किसी ऐसे इंसान को लाना जो यंग मास्टर को चीयर अप कर सके। और इस काम के लिए सबसे बेस्ट इंसान हर मैजेस्टी क्वीन ही थी। इस बीच फ्रंटियर टेरिटरी पर एमिली और काउंटेस लॉयड के कमरे के सामने खड़े थे। यंग मास्टर, मैं आपका खाना लेकर आई हूं। इस वक्त अंदर से लॉयड की आवाज आती है, थैंक यू, इसको बस बाहर ही रख दो। लेकिन यंग मास्टर, मुझे कल की झूठी प्लेट्स भी उठानी है। मैं बाद में खुद साफ कर लूंगा, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। एमिली हेल्पलेस होकर काउंटेस की तरफ देखती है। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उसे कमरे से बाहर आते नहीं देखा था। ऑलराइट यंग मास्टर, तो मैं इसको आपके दरवाजे पर ही रख देती हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। उनके जाने के बाद लॉयड बाहर रखे खाने को कमरे के अंदर ले जाता है। लेकिन सच तो यह था कि वो हमेशा लाया गया खाना नहीं खाता था और ना ही उसके पास करने के लिए ऐसा कुछ था जिसकी वजह से वो बिजी हो। अब वो किसी मरते हुए इंसान की तरह था जो चुपचाप अपनी मौत का वेट कर रहा था। ये सब देखकर सारे समन्ड क्रीचर्स लॉयड के कपड़ों से बाहर आ गए। वो भी अपने मास्टर को लेकर बहुत चिंतित थे। पोडोंग आगे गया और उसने अपने मास्टर को हग कर लिया। वो नहीं चाहता था कि उसका मास्टर इस तरह से डेकेडेंट हो जाए। अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा। पोडोंग अभी भी कंफ्यूज था कि ये किस लिए था। अगले ही सेकंड सिस्टम ने काउंट और काउंटेस की एक फोटो दिखाई और पोडोंग तुरंत समझ गया कि सिस्टम का क्या मतलब था। सिस्टम उसे कह रहा था कि उसको मास्टर को इस दुनिया में उनके पेरेंट्स को देखने के लिए जाने देना चाहिए। पोडोंग, बांगुल और बी बियोंग ने लॉयड की उंगली पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और वो लगातार उसको पुकार रहे थे। इसका मतलब था कि वो उसको उठकर बाहर चलने को कह रहे हैं। सॉरी, मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ वॉक पर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हमंग और जीगोमिंग भी खाली नहीं बैठे थे। ओके, मैं समझ गया, तुम सबको अपने साथ इस घुटन भरे कमरे में बंद करके रखना गलत बात है। और इस तरह आखिरकार लॉयड बाहर निकल ही आता है। वो समन क्रीचर्स के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन इस वक्त वो काफी कंफ्यूज था। तुम लोग कहां जा रहे हो? ये तो टॉप फ्लोर है, यहां ऊपर सिर्फ काउंट और काउंटेस का रूम है। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो काउंट के कमरे से आने वाली एक कॉन्वर्सेशन थी। हालांकि मैंने अपनी स्वॉर्ड मास्टर सेंसेस को सप्रेस कर दिया है, पर इतनी दूर से भी मैं उनकी आवाज इजीली सुन सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो बस कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑब्वियस है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने भी तो नोटिस किया होगा ना। हालांकि हावियर ने कहा कि वो बस आराम कर रहा है, पर तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वो कितना बुरा लायर है। तुम सही कह रही हो, उसने पहले भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। उसने कहा था कि उसके सिर पर चोट लगने के बाद लॉयड पूरी तरह बदल गया था, पर हम दोनों जानते हैं कि वो सब झूठ था, ताकि वो उस इंसान को बचा सके जो लॉयड के फॉर्म में है। ये सुनकर लॉयड पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। सच तो ये था कि काउंट और काउंटेस को पहले से ही पता चल चुका था कि वो उनका बेटा नहीं था। उस वक्त उन्होंने इस बात को सच मानने का नाटक इसलिए किया था ताकि वो उसे साइकोलॉजिकल प्रेशर देने से बच सकें। क्योंकि हावियर उस इंसान की इतनी मदद करने को तैयार है, इसका यही मतलब है कि वो इंसान सच में हमारी भलाई के लिए काफी हार्डवर्क कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, वो डेफिनेटली कोई बुरा इंसान नहीं है। तो चलो थोड़ी और देर वेट करते हैं। जब उसकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी और वो उन अनफॉर्चुनेट चीजों को रोक लेगा जो इस टेरिटरी में होने वाली है,
तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सबसे पहले आकर हमें सच बताएगा। काउंट के चेहरे पर भी एक रिलीफ का लुक आ जाता है। यस, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये सब सुनने के बाद लॉयड पूरी ताकत से भागकर वापस अपने कमरे में जाता है। इस बार वो पहले की तरह सदमों में घिरे रहने के लिए नहीं लौटा था, बल्कि वो जिंदा रहने के लिए गया था। कमरे में लौटने के बाद वो भूखों की तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं गर्व के साथ उन्हें सच बता सकूं, पर अब मुझे इस एंजाइटी को हैंडल करना होगा। मैं अब खुद को आइसोलेट नहीं करूंगा। मैं मुझे ऑफर की जाने वाली हर हेल्प को एक्सेप्ट करूंगा। तुम सबकी मदद के लिए थैंक यू। तुम्हारा यहां होना बहुत अच्छी बात है। साथ ही मुझे उन छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी जो मैं कर सकता हूं, जैसे रूम साफ करना, अच्छे से बात लेना और फिर एक प्लान बनाना। कहां से स्टार्ट करूं? सबसे पहले आई ऑफ समर हासिल करके जिंदा रहना होगा, फिर फेट के खिलाफ लड़ने का एक रास्ता ढूंढना होगा। मेरे पास आई ऑफ समर हासिल करने का एक प्लान तो है, पर बार बार कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जो मुझे बताते हैं कि ये काम नहीं करेगा। मुझे इन पर काबू पाना ही होगा। जब हमारा लड़का अपने ही दिल से लड़ रहा था, तभी उसे नहीं पता था कि कोई चुपचाप टेरिटरी में आ चुका था। इस वक्त हवियर काउंट के दरवाजे पर आया। माय लॉर्ड, एक इंपॉर्टेंट गेस्ट टेरिटरी में आई है। मुझे लगता है आपको बाहर जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। काउंट अभी भी काफी कंफ्यूज था कि भला उनकी टेरिटरी में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट गेस्ट आ सकती थी। हालांकि जब उन्होंने बाहर जाके सामने वाली पार्टी को देखा तो वो लोग थोड़े परेशान थे। ये कौन है? जो इंसान वहां आया था वो और कोई नहीं बल्कि पूरी रॉयल ड्रेस में क्वीन थी। क्वीन ने काउंट और काउंटेस के सामने झुककर रिस्पेक्ट की। मुझे लगता है ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं अलीशा टर्मिना मैगेंटानो हूँ। मेरी मंगनी आपके बेटे लॉयड फ्रंटेरा के साथ तय हो चुकी है। ये सुनकर काउंट और काउंटेस पहले तो दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे थे। होश में आने के बाद वो दोनों तुरंत पैनिक हो गए। क्या चल रहा है? क्या मैंने अभी वही सुना? लॉयड की सच में हर मैजेस्टी के साथ मंगनी हो गई है? फिर उन दोनों ने तुरंत और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो किया। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। आप दोनों को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं बहुत जल्द आपकी होने वाली बहू बनने वाली हूँ। फिर क्वीन अपनी नजर ऊपर की तरफ घुमाती है और कहती है, क्या ये सही नहीं है माय हस्बैंड? और वहां ऊपर जो शक्ल से बीमार लगने वाला इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं लॉयड था। होली क्रैप, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद क्वीन मैंशन के अंदर चली आई। इस वक्त काउंट और काउंटेस डर की वजह से सिली एक्ट कर रहे थे और उन्हें जोरों का पसीना आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके खुद के बेटे की मंगनी किंगडम की महान क्वीन के साथ हो गई है। दूसरी तरफ लॉयड भी सदमे में खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि सॉवरेन को धोखा देना इस दुनिया में मौत की सजा के बराबर का कैपिटल क्राइम है। इस टाइम पर क्वीन का उसके दरवाजे पर आने का क्या मतलब हो सकता था? उस कोल्ड और नोबल क्वीन ने अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लाए चाय की एक सिप ली। फिर वो बोलती है, ये चाय सच में डिलिशियस है। आपने ये टी लीव्स कहां से खरीदी? मदर, आपको तो पता होगा ना। जब काउंटेस से ये पूछा गया तो वो पूरी तरह हड़बड़ा गई थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसने डायरेक्टली जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं चुराया है। साइड में बैठे काउंट ने तुरंत उसे शांत होने को कहा। संभालो अपने आप को मार्बेला, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो योर मैजेस्टी गलत समझ लेंगी। हालांकि काउंट खुद भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। योर मैजेस्टी, वो मैं था जिसने चोरी की थी। प्लीज आप मुझे जान से मार दीजिए पर मेरी वाइफ को बख्श दीजिए। इस वक्त डरा सहमासा लॉयड बोलता है, आप दोनों शांत हो जाइए। योर मैजेस्टी, मैं आपको सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन कर दूंगा। जब क्वीन ने सब कुछ शब्द सुना तो वो कोल तरीके से बोली, सब कुछ एक्सप्लेन करोगे? क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो जिसमें तुम लोगों को धोखे में रख रहे थे कि तुम्हारी शादी अपनी ही क्वीन से हो गई है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, काउंट और काउंटेस के दिल से अब जीने की सारी इच्छा ही गायब हो गई थी। मेरे अपने बेटे ने झूठ बोला कि उसकी शादी क्वीन से हुई है, और अभी भी वो इस एक्सक्यूज का यूज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। अगले ही सेकंड उनकी रूह उनके शरीर से बाहर निकल गई थी और उन्होंने बचने की कोशिश करना पूरी तरह छोड़ दिया था। इस वक्त लॉयड ने अचानक से काउंट और काउंटेस को होश में लाया। जब उन्होंने उसकी पुकार सुनी तो उन्हें लगा कि शायद अभी भी कोई होप बाकी है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए काउंट और काउंटेस, एक्चुअली मैंने ही कहा था कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर उनकी रूह दोबारा उनके जिस्म से निकल गई थी। लॉयड ने साइड में खड़े होकर चुपचाप हावियर से पूछा कि वो आखिर क्या करना चाहता है। तुमने क्वीन को यहाँ क्यों बुलाया? जल्दी करो और मेरी मदद करो। हावियर ने यह सुनने के बाद उसकी तरफ देखा, फिर उसने हल्के से अपने कंधे उचकाए, जैसे वो कहना चाहता हो कि वो हेल्पलेस है। उसका उसकी मदद करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। डेस्परेट होकर हमारा लड़का रोने लगा। उसका मुंह खुलता और बंद होता और वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर उसके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो बस आ थी। ऑल राइट, मैं मजाक करना बंद करती हूँ। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच बताती हूँ, कई रीजंस की वजह से आपके बेटे को किंगडम का एक डिवाइन ऑब्जेक्ट मिला था। ये मैजेंटानो फैमिली को हमारे फाउंडिंग ड्रैगन टिरानस ने दिया था। जब टिरानस ने अचानक से लॉयड को देखा तो उसने इससे पूछा कि वो एक नॉन रॉयल इंसान होकर भी किंगडम का डिवाइन ऑब्जेक्ट क्यों रखता है। आखिर में लॉयड ने झूठ बोला और उससे कह दिया कि इसकी शादी मुझसे हो चुकी है और इसलिए ये भी एक रॉयल्टी है। ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद काउंट और काउंटेस गहरी सोच में पड़ गए। ये तो हमारी सोच से भी बड़ी प्रॉब्लम निकली, क्योंकि उसने टिरानस से झूठ बोला है तो इसको अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये सुनकर साइड में बैठे काउंट को बहुत पसीना आ रहा था और वो सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। अचानक वो अपनी जगह से खड़े हो गए। योर मैजेस्टी, मैं जानता हूं कि अगर हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए मर भी जाएं तो भी ये काफी नहीं होगा, लेकिन ये जवान लड़का लॉयड फ्रंटेरा मेरा प्रेशियस बेटा है। प्लीज इसकी जगह मुझे सजा दे दीजिए। ये सुनकर लॉयड पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। क्या? मैं क्लियरली बस एक इंसान हूं जो ट्रांस माइग्रेट होकर उनके असली बेटे की बॉडी में आ गया है, और उन्हें तो पहले से ही पता है कि मैं उनका असली बेटा नहीं हूं। इस वक्त काउंटेस भी आगे आई और अपने घुटनों पर बैठ गई। मैं आपसे भीख मांगती हूं, हमारी जान ले लीजिए और हमारे बेटे को माफ कर दीजिए। वेट योर मैजेस्टी, इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये क्राइम मैंने खुद अकेले किया है, इसलिए प्लीज इन्हें सजा मत दीजिए। साइड में खड़े काउंट गुस्से से चिल्लाए।
पीछे हटो। बच्चों के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी ही पड़ती है। हमारे लड़के ने अपना सिर घुमाया और चाहता था कि काउंट बोलना बंद करे। जैसे ही वो ये कहने वाला था कि वो उनका बेटा नहीं है, अचानक क्वीन ने उसे टोक दिया। लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। मैंने सुना था कि तुमने जीने की सारी विल खो दी थी। क्वीन ने अपने पहले वाले सीरियस एक्सप्रेशन को बदला और कोल्ड लेकिन मूविंगली अंदाज में आगे बोलने लगी। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। तुम उस तरह के इंसान हो जो किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए खुद को लिमिट्स तक पुश करते हो। जब मैं कहती हूं कि तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो मेरा मतलब तुम्हारी जान लेने से नहीं है। वो बहुत ही इनएफिशिएंट होगा। मेरा कहने का मतलब है हमारी शादी होने का जो झूठ है कैसा रहेगा अगर हम उसे सच में बदल दें। ये सुनकर लॉयड पूरी तरह से स्टन रह गया। उसे सच में बदल दें से इनका आखिर क्या मतलब है? फिर वो एक बार फिर से सदमे में चला गया और उसका दिमाग शॉक की स्टेट में था। क्वीन ने जब उसे फिर से ऐसी हालत में जाते हुए देखा तो उसने डायरेक्टली अपनी उंगली से उसके माथे पर एक फ्लिक किया। मुझसे शादी करो और मेरे हस्बैंड बन जाओ। मैं हमारे किंगडम और अपने भले के लिए तुम्हारी एबिलिटीज को उनकी लिमिट्स तक पुश करूंगी। काउंट और काउंटेस दोनों पूरी तरह से एक्साइटेड थे। उसका हस्बैंड बनने का सीधा मतलब है 10,000 लोगों से ऊपर खड़े होना और सिर्फ एक के अंडर सर्व करना। हालांकि इस पल लॉयड ने बिना सोचे ही तुरंत मना कर दिया। इतने डिसाइसिवली क्यों? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोगों से कुत्तों की तरह काम करवाती हैं। ये जवाब सुनकर काउंट और काउंटेस सीधा शॉक्ड हो गए। इतनी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी और इसने इतनी आसानी से इसको ठुकरा दिया। क्वीन को आखिर एक ठंडी सांस लेनी पड़ी। मुझे पता था कि यही होगा, तो फिर चलो इसे किसी दूसरे तरीके से सेटल करते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम उन दोनों पार्टीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो जो इस बात पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हें आई ऑफ समर देने के लिए एंजल के रेवलेशन पर आगे कैसे बढ़ा जाए। लॉयड उस रेवलेशन के बारे में सुनकर बहुत सरप्राइज था। उसने इस पूरे टाइम में सच में कुछ नहीं किया था। भला एक एंजल बिना किसी रीजन के किंगडम जाकर एक रेवलेशन क्यों देगा? अचानक लॉयड ने अपना सिर घुमाया और हावियर की तरफ देखा। लगता था कि इस ब्रैट ने उसके पीछे से बहुत कुछ कांड किए हैं। इस वक्त हावियर ने फिर से एक स्लाइड श्रग दिया। हमारा लड़का गहरी सोच में पड़ गया। मैं बार बार इसलिए गिर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगा था कि मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा, कि किसी न किसी तरह मुझे ही ये सब अकेले करना पड़ेगा। मैं कितना बेवकूफ था। असल में ये वो नहीं है जो सिर्फ मुझे अकेले करना है, बल्कि ये वो है जो हमें मिलकर करना चाहिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें साथ मिलकर सॉल्व करनी होगी। समन्ड क्रीचर्स, काउंट और काउंटेस, क्वीन, हावियर और सिस्टम, चलो साथ मिलकर इस डैम फेट रेस्टोरेशन फिनोमिनन के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। योर मैजेस्टी, आप बेफिक्र रहिए। मैं लॉयड फ्रंटेरा इस सारे केओस को डेफिनेटली शांत कर दूंगा। अगर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो हम सब मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आई ऑफ समर हासिल करना होगा और अपने खुद के क्राइसिस को सॉल्व करना होगा। तभी लॉयड ने अपना सिर घुमाया और काउंट और काउंटेस की तरफ देखा। मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, मदर एंड फादर। इस पल क्वीन ने भी अपना सिर घुमाया और काउंट और काउंटेस की तरफ देखा। ये देखकर वो दोनों एकदम चौंक गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम मैजेस्टी इस वक्त हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? फिर उन दोनों ने दोबारा से एक शॉकिंग सीन देखा। क्वीन ने बिल्कुल सुबह की तरह फिर से उन्हें कर्टसी किया और उसने भी वही कहा, फिर मिलेंगे फादर और मदर। ये सुनकर काउंट और काउंटेस पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ गए। क्या मामला पहले ही खत्म नहीं हो गया था? आप अभी भी हमें फादर और मदर क्यों कह रही हैं? इस बीच ड्रैगी पर बैठा लॉयड अचानक से कांप उठा। व्हाट द हेल? मेरे दिल में अचानक से ये ठंडक क्यों आ गई? क्या हार्ट के फ्रीज होने की स्पीड फिर से बढ़ गई है? उसी वक्त किंगडम के दो फैक्शंस की बहस पहले ही एक मेस में बदल चुकी थी। दोनों साइड्स के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे और कोई भी साइड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक लॉयड ने दरवाजा धक्का देकर खोला। आप सब बहस करना बंद कीजिए, आपका क्लाइंट यहां आ गया है। और इस तरह अगली सुबह मिनिस्टर्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी। अब हम नोबल हाउस की इस इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं जो एंजल के रेवलेशन पर एक्शन लेने के इशू पर बेस्ड है। अचानक ऑपोजिशन फैक्शन के काउंट ऑल्टेज ने कहा कि उन्हें कुछ बोलना है। प्लीज एक सेकंड रुकिए। मुझे लगता है हमने इस मीटिंग के नाम में से आई ऑफ समर को तो छोड़ ही दिया है। ऑलराइट, अब हम नोबल हाउस की इस इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं जो एंजल के रेवलेशन पर एक्शन लेने के इशू पर बेस्ड है, द आई ऑफ समर। अचानक अप्रूवल फैक्शन के काउंट लॉरेंस बोल पड़े और कुछ कहना चाहते थे। काउंट लॉरेंस, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज पहले अपना हाथ उठाएं। ठीक है, मेरा एक ओपिनियन है। हम इतनी छोटी सी बात पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमें रियल पॉइंट पर डिस्कस करना चाहिए। पॉइंट यह है कि नोबल हाउस की इस इमरजेंसी मीटिंग के आगे ग्रेट वर्ड जोड़ना चाहिए। ऑलराइट, अब हम नोबल हाउस की इस इमरजेंसी ग्रेट मीटिंग को शुरू करते हैं। एक मिनट रुको, तुम्हें ग्रेट वर्ड नोबल हाउस से पहले लगाना चाहिए। ऑपोजिशन फैक्शन इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई और दूसरी पार्टी को सुनाने लगी। क्या तुम्हें इस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ नहीं आ रही? ये मामला कितना अर्जेंट है, इसलिए इसका नाम ग्रेट इमरजेंसी होना चाहिए। अप्रूवल फैक्शन भी कहां पीछे हटने वाली थी, वो चिल्लाए, क्या तुम्हें ये मीटिंग माइनर लग रही है? हाउ रूड। लेकिन ग्रेट मीटिंग भी इस पर फिट नहीं बैठता। अपनी ये फालतू की बहस बंद करो। ग्रेट इमरजेंसी तो और भी घटिया साउंड करता है। और इस तरह सीन वहां एक बार फिर से पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मीटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वो सब इस बात पर बहस कर रहे थे कि ये ग्रेट मीटिंग है या ग्रेट इमरजेंसी। वो इस मीटिंग के असली मकसद को पूरी तरह भूल चुके थे। इस वक्त लॉयड को फील हुआ कि ये एटमॉस्फेयर कितना जानी पहचानी था। इसने लगभग उसे ऐसा फील कराया जैसे वो वापस अपने होम टाउन आ गया हो। लेकिन इस वजह से उन्हें परसुएड करना बहुत आसान होगा। टाइम एक फ्लैश की तरह गुजर गया। जाने अनजाने में वो सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही बहस कर रहे थे। क्योंकि अब सबकी बहस खत्म हो चुकी है, तो अब हम ग्रेट नोबल हाउस की इस एक्सट्रीमली डायर इमरजेंसी सुप्रीम मीटिंग को शुरू करेंगे, जो कि एंजल के उस रेवलेशन के इशू पर है, जिसमें सबसे मेरिटोरियस सब्जेक्ट लॉयड फ्रंटेरा को डिवाइन ऑब्जेक्ट आई ऑफ समर देने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और ये टाइम इस बात की पोलाइट लेकिन स्टर्न डिस्कशन के लिए डेडिकेटेड है कि हमें एंजल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए या नहीं।
अप्रूवल फैक्शन के ड्यूक टस्कानो ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, एंजल के रेवलेशन को माना ही जाना चाहिए। ये हेवन की विल है, हमें खुशी खुशी ये डिवाइन ऑब्जेक्ट लॉयड फ्रंटेरा को दे देना चाहिए। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, ऑपोजिशन फैक्शन ने तुरंत उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी चिल्लाए कि टस्कानो दूसरी पार्टी का तलवे चाटने वाला है, इसको पक्का रिश्वत मिली होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। मान लीजिए कि हर मैजेस्टी लॉयड को आई ऑफ समर दे देती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इसका गलत यूज नहीं करेगा। अचानक लॉयड बोल पड़ता है, हर मैजेस्टी के सबसे मेरिटोरियस सब्जेक्ट होने के नाते मैं कभी उस तरह की चीज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आसपास के किंगडम्स मैजेंटानो किंगडम को कमजोर समझकर उस पर रैशली अटैक कर दें तो मुझे डर है कि हमारा किंगडम वॉर में बर्बाद हो जाएगा। मैं सच में ऐसी किसी चीज का होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑपोजिशन फैक्शन ये सुनकर बहुत खुश थी। उनमें से ज्यादातर लोग खड़े हो गए और मीटिंग खत्म करने की तैयारी करने लगे। इस जवान लड़के की बातों में काफी सेंस है, लगता है हम अभी एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। एवरीवन, चलो अब घर चलते हैं। हालांकि लॉयड चीजों को इतनी आसानी से कैसे खत्म होने दे सकता था, लेकिन अगर हम एंजल के रेवलेशन को डिसोबे करते हैं और इसकी वजह से किंगडम पर कोई मुसीबत आती है तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इसे रिफ्यूज कर सकूं। हमारे लड़के ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को उनकी एक्सट्रीम लेवल तक यूज किया। यह बहुत दर्दनाक है। एक्सेप्ट करना भी एक ऑप्शन नहीं है और ना एक्सेप्ट करना भी ऑप्शन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। इस वक्त दोनों फैक्शंस पहले ही एक मैस बन चुके थे और लॉयड वहां यही इफेक्ट चाहता था। अचानक उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ पॉइंट की और उन्हें बताया कि उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबकी नजरें लॉयड पर टिक गईं। उन्होंने अपने खुद के एक्शंस भी रोक दिए। एंजल के रेवलेशन को ना मानने के क्या रिस्क्स होंगे ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आई ऑफ समर के जाने के बाद एक चीज पर डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो है हमारे किंगडम का इन्फ्लुएंस और पावर। ऐसी सिचुएशन में क्या हो अगर हमारे पास कोई ऐसा किंगडम वेपन हो जो आई ऑफ समर की बराबरी कर सके। इस तरह अगर आई ऑफ समर मुझे बेस्टो दिया जाए तो भी किंगडम के पास कोई रिस्क नहीं रहेंगे, राइट? ऑपोजिशन फैक्शन के काउंट लॉरेंस ने सबसे पहले अपनी कंफ्यूजन दिखाई। तुम किस वेपन की बात कर रहे हो? आप लोगों को पैंटेरा माउंटेन्स के बारे में तो पता ही होगा, है ना? ये वो माउंटेन रेंज है जो मैजेंटानो किंगडम के साउथ वेस्ट हिस्से को ब्लॉक करती है। उसका माउंटेन टेरेन किसी ब्लेड की तरह स्टीप है। ये एक ऐसी जगह है जिसे अपने 2 पैरों पर क्रॉस करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें आसपास की कई कंट्रीज से डिटूर लेना पड़ता है। इसमें होने वाला कॉस्ट लॉस बहुत बड़ा है और ट्रेड को इंश्योर करने के लिए हमें रास्ते में आने वाली छोटी कंट्रीज के आगे अपना सिर झुकाना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा ट्रेड रूट हो जो डायरेक्टली पैंटेरा माउंटेन्स के बीच से होकर गुजरता हो? तब हमारा किंगडम ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच का ट्रेड सेंटर बन जाएगा। सिर्फ टोल से आने वाला रेवेन्यू ही अनइमेजिनेबल होगा। ये सुनने के बाद ऑपोजिशन फैक्शन के लोग एक ही आवाज में बोले और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया, तुम किंगडम की रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी इसमें अपनी बिजनेस स्कीम्स को मिक्स करने की हिम्मत कैसे हुई? इस वक्त हमारे लड़के ने उन पर एक सवाल फेंका। एक बार ट्रेड रूट कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के मैटर्स का ढेर लग जाएगा। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व होंगे और इस सब के लिए एक ह्यूज बजट की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप सबको आपस में वो लोड शेयर करना होगा, है ना? ये सुनकर ऑपोजिशन फैक्शन के लोगों के चेहरे इंस्टेंटली लाल हो गए, क्योंकि इन शब्दों ने डायरेक्टली उनके दिल पर चोट की थी। इस वक्त नोबल हाउस के डीन ने नीचे बैठे लोगों के वोट करने का इंतजार तक नहीं किया। उसने डायरेक्टली अपना हैमर मारा और उसी स्पॉट पर अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया। द नोबल हाउस यूनानिमसली इस पर अग्री करता है। लॉयड फ्रंटेरा पैंटेरा माउंटेन्स के बीच से एक ट्रेड रूट ओपन करेगा। अगर वो इसमें सक्सेसफुल रहा तो उसे आई ऑफ समर बेस्टो किया जाएगा और इस तरह लॉयड का वो मास्टर प्लान आखिरकार सक्सेसफुल रहा। ये तो काफी आसान था। यंग मास्टर, जबकि आप डेफिनेटली चीजें बिल्ड करने में अच्छे हैं, पर लगता है आप पॉलिटिक्स में उससे भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं। पॉलिटिक्स कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरी दुनिया में एक एवरीडे अकरेंस था। पॉलिटिशियंस एक दूसरे से तब तक लड़ते हैं जब तक उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दिख जाती जिससे वो एक्चुअली में पैसे कमा सके। फिर अचानक से वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं समझा, रॉयल फंड्स को मैनेज करना किसी को भी बहुत पावर देता है जो डायरेक्टली पैसे से रिलेट करता है। बिल्कुल सही। उन लोगों को किंगडम के ऑनर या फेट की कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए ये सब सिर्फ पैसे का खेल है। उसके बाद लॉयड क्वीन से मिलने गया। पूरा मैटर सुनने के बाद वो भी उसे काम शुरू करने देने के लिए अग्री हो गई, लेकिन वो 2 चीजों के बारे में काफी क्यूरियस थी। पहला, क्या पैंटेरा माउंटेन्स को क्रॉस करने का मैटर सच में फीजिबल है? हमारे एंसेस्टर्स ने कई अलग अलग मेथड्स ट्राई किए थे, पर वो इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हार्श क्लाइमेट की वजह से सीढ़ियां काम नहीं आईं और जब भी उन्होंने टनल खोदने की कोशिश की तो वो कोलैप्स हो गई। अगर हम कोई रास्ता बना भी लें तब भी कोई उस पर से पैदल क्रॉस नहीं कर पाएगा। योर मैजेस्टी, आप सही कह रही हैं, लेकिन हर कोई उसको क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन पर राइड करेगा, माउंटेन से गुजरने के लिए एक लूप और जिगजैग ट्रैक का यूज करके। चाय से प्यार करने वाले ब्रिटिश लोगों ने एक ऐसा हाईलैंड एरिया डिस्कवर किया था जो इसे उगाने में स्पेशलाइज कर सकता था। उन स्टीप माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए उन्होंने इस तरह के रेलवे कंस्ट्रक्शन सिस्टम का यूज किया, जिसमें ट्रेन को एक सूटेबल स्लोप से सर्टेन हाइट तक ले जाया जाता है और वहां रोक दिया जाता है। फिर दूसरा रूट चेंज करके उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। ये सुनकर क्वीन कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई। आखिरकार सामने खड़ा ये इंसान हमेशा कोई ना कोई इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन प्लान्स ले ही आता है, लेकिन उस ट्रेन के बारे में, क्या उसे उन शार्प माउंटेन पीक्स पर कंस्ट्रक्ट करना सेफ होगा? क्योंकि वो पार्ट डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं समिट के सबसे फ्लैटेस्ट एरिया को हमारी क्रॉसिंग साइट के तौर पर चूज करूंगा। आई सी। अब मेरा दूसरा सवाल, माउंटेन के टॉप पर डीमंस की टेरिटरी है, वहां से गुजरने का तुम्हारा आखिर क्या प्लान है? लॉयड ने क्वीन को इस प्रॉब्लम का अपना सोल्यूशन नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि उसके पास अपना खुद का एक तरीका है, और इस तरह हावियर और लॉयड ड्रैगी को लेकर पैंटेरा माउंटेन्स के लिए निकल गए। रास्ते में लॉयड ने हावियर से पूछा कि क्या उसे डीमंस के बारे में कोई नॉलेज है। यंग मास्टर, मुझे बस उतना ही पता है जितना बाकी सबको। एंशिएंट डीमंस के वंशज पैंटेरा माउंटेन्स में रहते हैं।
उनकी जमीन आइस पिलर्स से घिरी हुई है, कोई भी उसमें अंदर नहीं घुस सकता। कहा जाता है कि वो दिखने में बहुत स्कैरी होते हैं और वो इंसानों को खा जाते हैं। ये सुनकर हमारा लड़का अपने मन में सोचता है, क्या बस इतना ही? ये सब तो मैंने इस दुनिया की कुछ बुक्स फ्लिप करके ही पढ़ लिया था। ये पार्ट उस नॉवल में भी कहीं मेंशन नहीं था। एक दिन गुजर गया और वो लोग फाइनली क्रीडोस पहुंच गए, जो कि डीमंस का लैंड था। हालांकि हवियर जानता था कि लॉयड के पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, पर वो अभी भी काफी कंफ्यूज था कि वो आखिर इस टॉर्नेडो से कैसे निकलने वाले थे। इस पल लॉयड ने अपनी वही हेलिश स्माइल दिखाई और उससे बोला, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हम सीधा इससे लड़कर अपना रास्ता बनाएंगे। ड्रैगी जैसे इतने पावरफुल एग्जिस्टेंस को हम ऐसे ही वेस्ट कैसे कर सकते हैं? हवियर अब तक इस सब का आदी हो चुका था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आया, यंग मास्टर सच में एक बहुत ही टेरेबल इंसान है। लॉयड ने अपने मन में सोचा, क्योंकि हमें उनकी सच्ची आइडेंटिटी नहीं पता, तो अब हम बस सीधा जाके उन्हें हेड ऑन फेस कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो, हम हेल के डीमंस और हेवन के एंजल्स दोनों से लड़ चुके हैं। अर्थ पर मौजूद इन डीमंस से डरने की तो कोई बात ही नहीं बनती। जाओ ड्रैगी, मेरे लिए इस आइस टॉर्नेडो को ब्लास्ट करके उड़ा दो। अगले ही सेकंड ड्रैगी ने डायरेक्टली उस आइस टॉर्नेडो में ब्लास्ट करके एक बड़ा होल बना दिया, जो डीमंस की लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर लॉयड ने ड्रैगी को अंदर फ्लाई करने दिया। अंदर आने के बाद लॉयड ने देखा कि ये जगह एक्चुअली में एक दूसरी ही दुनिया थी। बाहर की सीनरी से ये बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ बर्ड्स गा रही थी और फूल महक रहे थे, और यहाँ चावल के गोल्डन खेत भी मौजूद थे। अचानक हवियर बोल पड़ा और उसने लॉयड को याद दिलाया, यंग मास्टर, वहां पर डीमंस हैं। और सच में नीचे देखने पर वहां 2 डीमन बच्चे स्काई की तरफ बुरी तरह डर कर देख रहे थे। फिर वो रो पड़े और चिल्लाने लगे, ये तो एक इंसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा लड़का गुस्से में चिल्ला उठा, रोना बंद करो तुम नन्हे ब्रैट्स, तुम लोग मुझे किसी बैड गाय जैसा फील करा रहे हो। डर के मारे वो दोनों डीमन बच्चे वहां से भाग गए। तुम दोनों नन्हे डीमंस वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हालांकि वो दोनों डीमन बच्चे पूरी तरह से डर के मारे कपकपा रहे थे। वो भला किसी सवाल का जवाब कैसे देते? तुम नन्हे डीमंस भाग क्यों रहे हो? साइड में खड़े हवियर ने यंग मास्टर की उस डरावनी शक्ल को देखा और अपने मन में सोचा, क्या इनको सच में नहीं पता? अचानक उसने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे पीछे से एक खतरनाक सिग्नल महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और वहां देखा। पता चला कि एक अडल्ट डीमन एक हो और पिकैक्स लेकर इनकी तरफ बड़ी तेजी से चार्ज कर रहा था। हवियर ने फौरन अपनी तलवार निकाली और इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। और इस अडल्ट डीमन के उस अटैक में सच में एक स्वॉर्ड मास्टर लेवल की ताकत थी। लॉयड भी ये सुनकर थोड़ा स्टन रह गया। ये डीमन, जो दिखने में एकदम किसी किसान जैसा लग रहा है, क्या वो सच में किसी ह्यूमन स्वॉर्ड मास्टर के इक्विवेलेंट है? वेट मिस्टर डीमन, मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ। हालांकि सामने वाली पार्टी उसकी बात को बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि पीछे से और भी बहुत सारे डीमंस लॉयड पर आकर अटैक कर रहे थे। पर भले ही इन सारे डीमंस के पास एक स्वॉर्ड मास्टर की स्ट्रेंथ थी, लेकिन हवियर की ग्रैंड मास्टर पावर के आगे वो उनसे बड़ी आसानी से डील कर पा रहा था। इस पल सामने वाली पार्टी का लीडर फाइनली बोल पड़ा, हमारी टेरिटरी में ट्रेसपास करने वाले इंसानों, हम 8 हेवनली डीमन किंग्स हैं जो डीमन क्वीन को सर्व करते हैं और इस लैंड को गार्ड करते हैं। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से जल्दी निकल जाओ। सामने वालों के एंट्री मारने का तरीका और उनके ग्रुप का नाम सुनकर लॉयड एकदम शांत हो गया। फिर उसने बुरी तरह से उन्हें कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तुम्हारे ग्रुप में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। क्या नॉर्मली 4 हेवनली किंग्स नहीं होते? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़े इन 2 को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, और तुम सबने आखिर अपने हाथ में ये खेती वाले टूल्स क्यों पकड़े हुए हैं? लीडर ने पलट कर जवाब दिया, जितने ज्यादा लोग होंगे हम इस जमीन को उतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और रही बात इसकी कि हमने फार्म टूल्स क्यों पकड़े हुए हैं, तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम शैतानी इंसान, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। ये ईवल शब्द सुनकर हमारा लड़का तुरंत बेचैन हो गया। तुम सबके सींग हैं और तुम्हारी शक्ल एकदम किसी ईवल लुकिंग डीमन जैसी है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ईवल कहो? साइड में खड़े हवियर ने यंग मास्टर की इनएक्सप्लिकेबली एंग्री अपीयरेंस को देखा और उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने आप को रोक लिया। ऑलराइट, चलो इन सबको छोड़ो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे किसी मैटर पर डिस्कस करने आया हूँ। इसलिए प्लीज मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने दो। तभी वहां उन्हीं दोनों डीमन बच्चों की मां चिल्लाई, क्या बात करने के लिए आने वाला इंसान हमारे बच्चों को इस तरह से डराएगा? होली क्रैप, मैंने तो यहाँ सच में कुछ नहीं किया। तुम छोटे ब्रैट्स, इनको सच बताओ, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हालांकि इस बारे में ना पूछना ही बेहतर था। जैसे ही उसने पूछा, वो डीमन बच्चा दोबारा जोर से रोने लगा। अब इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। ये देखकर वो 8 हेवनली किंग्स तुरंत गुस्से से भड़क उठे। ईवल ह्यूमन, हम तुम्हें आज मार डालेंगे। इस वक्त लॉयड को उनके साथ और ज्यादा बकवास करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधा अपनी हेलिश सिंगिंग आवाज निकाली और उन्हें बता दिया कि निराशा क्या चीज होती है। एक ही पल में उन्हें इतनी चोट पहुंची कि उनके कानों और नाक से खून बहने लगा। लॉयड ने पूरी तरह उन्हें फर्मली कंट्रोल कर लिया था। फिर उसने हवियर को एक्ट करने को बोला और उन सबको सबड्यूट कर लिया। तलवार के टकराने की कई आवाजों के साथ हवियर ने अपनी सोर्ड की हिल्ट से मारकर उन सबको वहीं नॉकआउट कर दिया। मैं तुमसे तब से अच्छे से बात कर रहा था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने मुझे ही ऐसा करने पर मजबूर किया। डीमन बच्चों ने जब देखा कि सारे अडल्ट जमीन पर गिरे पड़े हैं, तो वो रोते हुए उनके पास आए। उन्हें लगा कि वो सब मर चुके हैं। लीथोस, प्लीज उठ जाओ। सिस्टर नीना, अंकल शोल्ड, आप सब अभी सोना बंद करो, जल्दी से उठो। रडोन, उठो प्लीज। क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मुझे आज स्ट्रॉबेरीज तोड़ने ले जाओगे? तुम झूठे हो, बहुत बड़े झूठे हो। वो दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह रोते रहे, ये सोचकर कि वो उन अडल्ट डीमंस को अब दोबारा कभी जिंदा नहीं देख पाएंगे। ये सीन देखकर लॉयड भी अपने आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस पल लॉयड को आखिरकार एक बात अच्छे से समझ आ ही गई थी। ये पता चला कि डीमन रेस सच में बहुत काइंड थे। वो लोग बिल्कुल भी ईविल नहीं थे। साइड में खड़े हवियर ने बुरी तरह उसे टॉन्ट किया। यंग मास्टर, असल में शुरू से इस पूरी सिचुएशन में आप ही सबसे बड़े ईविल हैं। डीमन बच्ची रोते रोते गुस्से से चिल्लाई, तुम इंसान बहुत बुरे हो,
तुम हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमें देखते ही हमसे हेट करते हो और हम पर अटैक कर देते हो। इसलिए तो हम यहाँ छुप गए थे और अब इस जगह को छोड़ नहीं सकते। तुम यहाँ आकर हमें ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों? इस वक्त लॉयड के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे, पर उसने कुछ चीजें भी रियलाइज की। ऐसा लगता था कि किसी वजह से डीमन रेस इंसानों से काफी डरा करती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर छुपकर जी रहे थे और वो 8 हेवनली डीमन किंग्स किसानों की तरह ड्रेसअप थे। लगता था कि उन्होंने इस जमीन का यूज फूड उगाने के लिए किया हुआ था। तो उनके लोगों को खाने की अफवाहें, क्या वो सब बस झूठी थीं? जैसे ही वो ये सब सोच ही रहा था, अचानक उसने एक आवाज सुनी। नहीं, वो कोई अफवाह नहीं है, हम डीमंस सच में इंसानों को खाते हैं। हेलो, मैं डीमन क्वीन आर्टानिस द फिफ्थ हूँ, डीमंस के डिसेंडेंट्स की लीडर। सामने से आ रही इन शब्दों को सुनकर लॉयड को बहुत झटका लगा, क्योंकि ये सब तो मैं अभी अपने मन में ही सोच रहा था। क्या ये डीमन क्वीन मेरे थॉट्स पढ़ सकती है? और हवियर ने भी उसे सतर्क रहने के लिए पीछे से इशारा किया था, क्योंकि उसने कहा था कि इस डीमन में एक इमेजरेबल एबिलिटी छुपी हुई थी। लॉयड ने अपने मन में सोचा, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो एक ग्रैंड मास्टर को भी सतर्क कर सकती है, वो जरूर बहुत ही टेरिफाइंग डीमन होगी। तभी वो छोटी डीमन बच्ची बोली, डीमन क्वीन, ये बहुत बुरे इंसानों का ग्रुप है, आपको इन्हें एक बढ़िया सबक सिखाना चाहिए। फौरन वहां का टेंस एटमॉस्फेयर अपने पीक पर पहुंच गया। लॉयड केयरफुली इसे एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन उस डीमन क्वीन का उन पर अटैक करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। वो मुस्कुराई और उस डीमन लिटिल गर्ल को बड़े प्यार से समझाया। इन्होंने जानबूझकर उन 8 हेवनली डीमन किंग्स को सीरियस इंजरी नहीं दी, इन्होंने बस उनको एक गहरी नींद सुला दिया है। ये दोनों इंसान यहाँ वाकई में लड़ने नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस जगह से होकर जाना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में चलो हम सब कैसल में चलकर बातें करते हैं। ये सुनने के बाद लॉयड बहुत हैरान था। उसे लगा था यहाँ एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये डीमन क्वीन इतनी रीजनेबल निकलेगी। रास्ते में लॉयड सोचने लगा कि जबकि डीमन रेस खुद में इतनी स्ट्रांग है और डीमन क्वीन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हवियर भी उससे सतर्क है, तो आखिर इन्हें यहाँ ऐसे छुपकर क्यों रहना पड़ रहा है? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जैसे ही उसने ये सोचना खत्म किया, डीमन क्वीन आर्टानिस बोल पड़ी, लगता है तुम्हारे मन में कई चीजों को लेकर सवाल है, तुम उस तरफ क्यों नहीं देखते? लॉयड ने अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा और वो सच में बहुत ही स्कैरी स्टैचू था। ये हजारों साल पुराने डीमन किंग क्रेडोस का स्टैचू है। हमारी डीमन रेस इंसानों को वाकई खाया करती थी। जब कंडीशंस बहुत बुरी हुई तो हम अपनी खुद की काइंड को भी खाने लगे थे। हम बैरन लैंड पर रहते थे और हमेशा भूखमरी झेलते थे, इसलिए हमने इंसानों की दुनिया में अटैक किया और उन्हें खाने की कोशिश की। लेकिन डीमन किंग क्रीडोज ने अचानक से इस ह्यूमन एक्सपीडिशन को रोकने का हुक्म दिया और सबको फार्मिंग करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद से हमारे डिसेंडेंट्स इस लैंड पर फार्मिंग करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ खाना बहुत स्कैर्स है। तुम इस बार एक ट्रेड रूट ओपन करने यहाँ आए हो, तो तुम्हें हमारी इस टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ेगा, राइट? अगर हम इस बाहर के कोल्ड एयर बैरियर को हटा देंगे तो तुम आराम से गुजर सकोगे, लेकिन इस चक्कर में यहाँ की हमारी टेरिटरी ही गायब हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकते। ये सब बातें सुनने के बाद लॉयड ने अपना सवाल पूछा, क्या आपने ये नहीं कहा कि यहाँ खाना काफी स्कैर्स है? अगर आप यहाँ से एक बड़ी जमीन पर जाने के लिए निकलते तो आप न सिर्फ अपना फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे बल्कि अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ा पाएंगे। क्या वो यहाँ रहने से ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम्हें ऐसे पहले से सोचा समझा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, हमारे एंसेस्टर्स काफी टेरेबल डीमंस थे जो इंसानों को जिंदा खाते थे, और हम सब भी वही टेरिफाइंग डीमंस ही हैं। हम दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, इंसान हमें देखकर बहुत फियर महसूस करेंगे, इसलिए भले ही हम अच्छी इंटेंशंस के साथ उन इंसानों के पास जाएंगे, पर एक रिजल्ट के तौर पर हमें उनसे बस एक नई जंग ही लड़नी पड़ेगी। हालांकि किंग क्रेडियोस के उन ऑर्डर्स की वजह से हमने आगे से इंसानों पर कभी अटैक नहीं किया है, लेकिन इंसानों को हमसे जो डर महसूस होता है उसके बारे में हम अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे पुराने पापों की सजा है। हम अपने इंसानों को खाने के पाप की वजह से इस नसीब को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। जब तक कि इस मिट्टी पर हमारे बीज उगना पूरी तरह बंद ना हो जाए, तब तक इस बैरियर के अंदर अपना टाइम स्पेंड करना ही हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है। इसलिए इस दुनिया में आए उस दूसरी दुनिया के हीरो, प्लीज हमें इस किस्मत से बचने और इस बैरियर से निकलने में मदद करो। उस वक्त लॉयड ने बोला और अपना रिस्पॉन्स दिया, मैं सच में किसी और दुनिया से ही आया हूं, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस एक सेल्फिश सा इंसान हूं जो यहां से अपना ट्रेड रूट ओपन करना चाहता है। फिर उसने पूछा कि अगर उनके पास बाहर इस आम दुनिया में सेफ तरीके से जीने का कोई रास्ता होता तो क्या डीमंस ये बैरियर हटाने और इस लैंड को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? डीमन क्वीन आर्टानिस ने इस पर एक डेफिनेट हाँ में जवाब दिया। एक हाँ जवाब सुनने के बाद लॉयड अपने मन में तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर देता है। उन डीमंस को बाहर आजाद जीने देना जिनसे इंसान डरते हैं, और ये मेक श्योर करना कि भले ही उनका कांटेक्ट उन इंसानों के साथ आमने सामने हो, पर वहां उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो। ये सोचते ही हमारे लड़के ने एक बहुत शैतानी मुस्कान दी। क्या इस सब के लिए सबसे बेस्ट जगह मेरी ही टेरिटरी नहीं होगी? डीमन क्वीन, मुझे लगता है आपने अभी तक मेरी बात पढ़ ही ली होगी और आप मेरा आगे का पूरा प्लान भी जानती ही हैं। तो फिर बस जल्दी कीजिए और अभी सभी को अपनी चीजें पैक करना शुरू करने को कह दीजिए। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। आर्टानिस कहती है कि वो समझ गई है, पर तुम्हारा आइडिया फीजिबल है या नहीं ये टेस्ट करना पड़ेगा। इस वक्त लॉयड ने उससे एक सवाल पूछा, आर्टानिस द फिफ्थ, तुम्हारी माइंड रीडिंग एबिलिटी किस हद तक देख सकती है? फिर आर्टानिस अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी एक्सप्लेन करने लगती है। एक्चुअली मेरी एबिलिटी फ्यूचर फोर्सिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। मतलब मैं जिसे देख रही होती हूँ वो फ्यूचर में क्या करेगा मैं वो देख सकती हूँ। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं हमारी आगे आने वाली बातों को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। बहुत समय पहले किंग क्रीडोज अपनी इस एबिलिटी से आसमान को देखते थे ताकि उन्हें वेदर का पहले से पता चल जाए और वो फार्मिंग प्लान अरेंज कर सकें। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर हमारा लड़का अपने मन में सोचता है, तो उसने इसको वेदर फोरकास्ट की तरह यूज किया। इसका मतलब सेम स्किल किसी इंसान को भी वेदर की तरह रीड करने के लिए यूज की जा सकती है। अचानक लॉयड को कुछ ध्यान आता है। फिर वो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम फ्यूचर में कितना आगे तक देख सकती हो? अनफॉर्चुनेटली ये उतना आगे तक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो।
हालांकि अगर मैं बिना पल के झुकाए लंबे समय तक घूरती रहूं तो मैं फ्यूचर में और आगे देख सकती हूं, पर इंसानों के केस में अगर मैं उन्हें 5 मिनट तक घूरती भी रहूं तो मैं फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स तक ही देख सकती हूं। ये सुनते ही लॉयड अचानक से खड़ा हो जाता है। तो फिर एक्सीडेंट्स और ऐसी बाकी चीजों का क्या तुम किसी को एक्सीडेंट की वजह से मरते हुए देख सकती हो? लॉयड को देखकर आर्टानस बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने दिल में सब कुछ पहले ही समझ चुकी थी। अगर तुम फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनन के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझे लगता है मेरी एबिलिटी शॉर्ट टर्म मिसफॉर्चून को रोकने के काम आ सकती है। इस वक्त लॉयड को ऐसा लगता है जैसे उसकी तरफ एक रोशनी आ रही हो। हालांकि ये अभी भी प्रॉब्लम को फंडामेंटली सॉल्व नहीं कर सकता, पर कम से कम वो अपने आसपास के लोगों को फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनन के इन्फ्लुएंस से पहले बचा तो सकता है। फिर वो धीरे धीरे सोल्यूशन भी ढूंढ लेगा। पर इसके बारे में बात करना तब ज्यादा ठीक रहेगा जब तुम मेरे लोगों को फ्री करने में मदद कर दो। मैं किसी डिक्टेटर की तरह सबको यहां से जाने के लिए फोर्स तो कर सकती हूं, पर अगर मैं ऐसा करूंगी तो डीमंस घबराहट से भर जाएंगे। इसलिए हम में से किसी एक को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले जाओ और उन्हें प्रूव करो कि बैरियर के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जहां डीमंस शांति से रह सकते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई वो थी लाइला। लिटिल फ्रेंड, क्या मैंने तुम्हें पहले डरा दिया था? मैं ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था। तो लिटिल फ्रेंड, क्या तुम मेरे साथ एक ऐसी बढ़िया जगह पर चलोगी जो शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल सूटेबल है? जैसे ही लॉयड ने यह कहा, लाइला उसकी शक्ल देखकर इतना डर जाती है कि वो रोने लगती है। उसने तुरंत कह दिया कि वो नहीं जाएगी। साइड में खड़ा हावियर रूथलेसली कंप्लेन करता है, यंग मास्टर, आप बच्ची को क्यों डरा रहे हो? आप कितने मीन हो। लॉयड भी इस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। मैंने क्या किया? मैंने तो सच में कुछ नहीं किया। आखिर में हावियर को ही लाइला से बात करनी पड़ी। क्या तुम मेरे साथ चलकर बाहर की दुनिया देखना चाहती हो? और इस तरह लाइला ने आखिरकार हाँ में सिर हिला दिया। आखिर हावियर का इन्विटेशन कौन रिफ्यूज कर सकता है? दूसरी तरफ हमारा लड़का साइड में एक क्लाउन की तरह खड़ा था। कितना अनोइंग है ना? और इस तरह वो लोग ड्रैगी की पीठ पर बैठकर फ्रंटियर टेरिटरी की तरफ निकल पड़ते हैं। इसका नाम लाइला है। सारे डीमन बच्चों में से ये इंसानों से सबसे ज्यादा डरती है। तुमने सुना होगा कि डीमंस कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, है ना? पर क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था, मुझे लगा ये सिर्फ एक रूमर है। आर्टेनिस कहती है कि ये कोई रूमर नहीं है और डीमंस बैरियर को फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं। फिर वो उन्हें उस टाइम के बारे में बताती है जब लाइला क्यूरियोसिटी में ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई थी। शुरू में उसकी इंसानों के पास डायरेक्टली आने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस साइड में छुपकर उनकी हर मूव को ऑब्जर्व करती रहती थी। बहुत समय बाद उसने नोटिस किया कि इंसान उतने बुरे नहीं थे जितना बड़े लोगों ने बताया था, बल्कि वो सब बहुत काइंड लगते थे। और इस तरह लाइला को जब भी टाइम मिलता वो भागकर इस फैमिली के घर उन्हें ऑब्जर्व करने आ जाती थी। वो अक्सर ह्यूमन बच्चों को खेलते हुए देखकर बहुत खुश होती थी। पर ये रिलैक्स्ड और खुशी वाले दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। जब सर्दियां आईं तो 2 बच्चों वाली इस फैमिली को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अगर खाना नहीं बचा तो इस कड़ाके की सर्दी में उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइला ये सब बाहर से देख रही थी। उसने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेस पर चुपके से इस फैमिली की मदद करने का फैसला किया। इसलिए वो वापस डीमन टेरिटरी गई और खाना ले आई। कुछ ही देर में लाइला खाना लेकर आई और उनके दरवाजे पर नॉक किया। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइला की अपीयरेंस देखकर घर की मालकिन तुरंत चिल्ला उठी। फिर उसने जल्दी से दरवाजा ऐसे बंद कर दिया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो डर के मारे चिल्लाई, ये एक इंसान खाने वाला डीमन है। इस वक्त तक मेल होस्ट ने एक कुल्हाड़ी उठा ली थी और वो लाइला का सिर काटने ही वाला था। उसकी आंखों में पूरा डर दिख रहा था। उसी वक्त उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि इस डीमन से छुटकारा पाना है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर लाइला अपने होश में आई और उसने इस अटैक को डॉज किया। फिर वो डर के मारे जंगल की गहराइयों में भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान नॉर्मली इतना काइंड था उसको देखकर उसका फेस इतना अलग क्यों हो गया। डीमन के आने की न्यूज जल्द ही पूरे छोटे से गांव में फैल गई और गांव के सभी लोग पहाड़ पर सर्च करने निकल गए। आखिरकार डीमंस द्वारा इंसानों को खाने की अफवाह लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक बैठी हुई थी। शांति से जीने के लिए उन्हें खत्म करना जरूरी था। जल्द ही लाइला पकड़ी गई। वो एक कोने में छुपकर कांप रही थी। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, डैम डीमन, हमें तुझसे छुटकारा पाना ही होगा। लाइला, जिसको एक कोने में फोर्स कर दिया गया था, उसने डायरेक्टली अपनी डीमनाइजेशन स्टेट एक्टिवेट कर दी। उसकी कॉम्बैट पावर इंस्टेंटली कई लेवल्स बढ़ गई। उसी वक्त उसकी अपीयरेंस भी किसी लेजेंडरी डीमन जैसी हो गई। ये देखकर वो लोग तुरंत इतना डर गए कि उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सबकी आंखों में खौफ भरा था। हालांकि एक डीमन के रूप में कोई किंग क्रेडोस का दिया हुआ फर्ज कभी नहीं भूल सकता। वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को कभी हार्म नहीं करना। और इस तरह लाइला ने अपनी डीमनाइज्ड बॉडी की मोबिलिटी यूज की और कुछ ही छलांगों में उस जगह से निकल गई। वो रोते हुए भाग रही थी। तब से लेकर आज तक उसने कभी ह्यूमन टेरिटरी में दोबारा कदम नहीं रखा। ये कहानी सुनकर हमारे लॉयड की आंखों में आंसू आ चुके थे। हालांकि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसी कहानियां बहुत बार सुनी थी, पर इस तरह की ओल्ड फैशन कहानी यहाँ फ्रोंटेरा टेरिटरी में तो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। लाइला, जिसने वापस ह्यूमन टेरिटरी में कदम रखा था, बहुत डरी हुई लग रही थी। आखिर पहले जब इंसानों ने उसे देखा था तो उनकी आंखों का वो डर उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। इसलिए वो डीमन क्वीन आर्टानिस के पीछे छुपी हुई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। लॉन्ग टाइम नो सी, तुम आजकल कैसी हो? हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी, मैं रिसेंटली मिलिका के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। हमें अब शेप में आना होगा। इस वक्त लाइला पूरी तरह दंग रह जाती है। ये टोटली ऑब्वियस था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा था वो डेफिनेटली एक ह्यूमन नहीं था। उनके जाने के बाद वो कंफ्यूजन में आर्टानिस से पूछती है, एक ह्यूमन विलेज में डीमंस क्यों हैं? आर्टानिस मुस्कुराती है और उसे बताती है कि वो डीमंस नहीं बल्कि ऑर्क्स थे। अचानक लाइला हेडलेस स्केलेटन्स का एक बड़ा सा ग्रुप आते देखती है। उन्होंने एक साइन पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे, वी लव यू। सबसे ज्यादा रिडिकुलस बात तो ये थी कि आसमान में एक ड्रैगन भी उड़ रहा था और वो ड्रैगन एक्चुअली कह रहा था कि पूप साफ करने के लिए उसे देर हो जाएगी।
इस वक्त तक लाइला एक बात समझ चुकी थी। हे मिस्टर, लगता है आप एक डीमन किंग हैं। नो वंडर आपका चेहरा इतना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लॉयड गुस्से में अपना सिर घुमाता है और कहता है, मेरे फेस को क्या हुआ है? तभी टर्म्स और ब्लांक उसे ग्रीट करते हैं। मास्टर लॉयड, आप वापस आ गए। इस वक्त लॉयड नोटिस करता है कि उन्होंने बहुत फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। पूछने पर उसे पता चला कि आज कूगर और एमिली की शादी थी। जब लॉयड ने पूछा तो वो बहुत कंफ्यूज थे। यंग मास्टर, क्या आप अचानक से इसी मैटर के लिए वापस नहीं आए थे? इस बीच डीमन क्वीन आर्टेनिस के पीछे छुपी लाइला बहुत डरी हुई लग रही थी। आखिर उस टाइम के बाद से उसने दोबारा किसी ह्यूमन को नहीं देखा था। इस टाइम पर ब्लांक की नजर भी लाइला पर पड़ती है। उसकी नजरें देखकर लाइला और भी ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेती है और सामने देखने की हिम्मत नहीं करती। उसके बाद ब्लांक डीमन क्वीन पर एक नजर डालता है। आर्टेनिस, और क्योंकि तुम दोनों के सिर पर हॉर्न्स हैं तो क्या तुम डीमंस हो? आर्टेनिस इस बात से डिनाई नहीं करती और कामली रिप्लाई करती है, हाँ। हालांकि लाइला इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से आर्टेनिस के कपड़े कसकर पकड़े हुए थे। उसे डर था कि कहीं पिछली बार की तरह इंसान उन पर बिना वजह अटैक ना कर दें। पर ब्लांक को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। यंग मास्टर से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो दोनों सीधा लाइला के पास से आगे निकल गए। उसके बाद रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन मिला। क्यूट लिटिल फ्रेंड, तुम कहां से आई हो? लाइला ने प्यार से जवाब दिया कि वो पेंटेरा माउंटेन्स के क्रेडोस से है। ओ, तो तुम डीमंस की डिसेंडेंट हो। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें कुछ ह्यूमन बच्चे मिले। वो बच्चे लाइला से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट आकर उससे पूछा कि क्या वो उनके साथ फुटबॉल खेलना चाहेगी। ये स्पोर्ट हमें यंग मास्टर ने सिखाया था। ये सुपर इंटरेस्टिंग है। इस टाइम एक छोटी ह्यूमन बच्ची भाग कर आई और लॉयड से पूछने लगी, यंग मास्टर, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? हमारे पास इनफ प्लेयर्स नहीं है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जाकर खुद उससे पूछना चाहिए कि वो खेलने के लिए विलिंग है या नहीं। और इस तरह वो वापस गए और लाइला से पूछा, तुम्हें खेलना है या नहीं? जल्दी आंसर दो, हमें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। लाइला ने अपने सिर को छूकर डरते हुए कहा कि उसके सिर पर हॉर्न्स हैं और उसका स्किन कलर भी बहुत अजीब है। ये सुनकर वो छोटी बच्ची पहले तो दंग रह गई, फिर वो गुस्से में चिल्लाई, यू लिटिल ब्रैट, शो ऑफ करना बंद कर। इस तरह की चीजें यहाँ इतनी कॉमन हैं कि लोग ध्यान भी नहीं देते। तो बकवास करना बंद कर। तू हमारे साथ खेलेगा या नहीं? इस अचानक आई डांट से लाइला पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। फिर उसने आर्टेनिस की तरफ देखकर सिग्नल दिया कि क्या वो सच में खेलने जा सकती है। आर्टेनिस ने मुस्कुराकर इजाजत दी और इस तरह पूरे रास्ते लाइला ने कभी आर्टेनिस का हाथ नहीं छोड़ा था। पर अब आखिरकार उसने अपनी सारी वरीज छोड़ दी। वो अब इंसानों से डर नहीं रही थी। लाइला अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए ह्यूमन बच्चों के साथ फुटबॉल फील्ड में चली जाती है। उस घटना के बाद से उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल बहुत कम ही आई थी। फिर भी वो बच्ची एक डीमन है। मुझे श्योर नहीं है कि वो यहाँ फिट हो पाएगी। आर्टेनिस ने एक्चुअली फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हीरो, तुमने जो ये विलेज बनाया है वहां वो प्रेजुडिस और नफरत नहीं है जिसने इतने लंबे समय तक दुनिया को परेशान किया है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डीमनाइज्ड लाइला ने एक वॉली शॉट मारा और हवा चीर गई। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पीछे बने कॉर्नर टावर का आधा हिस्सा डायरेक्टली उखड़ गया। ये देखकर लाइला डर गई। उसे लगा जैसे उसने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि ह्यूमन बच्चों ने न सिर्फ उसे ब्लेम नहीं किया बल्कि उसे थम्स अप भी दिया। तुम कितनी अमेजिंग हो, अब से तुम हमारी टीम की एस हो। इस वक्त लाइला की आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा, ग्रेट, लगता है अब हम सच में यहाँ सेटल हो सकते हैं। अचानक आर्टेनिस हमारे लॉयड के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। प्लीज हमारे लोगों को लीड कीजिए, हमारे नए डीमन किंग लॉयड फ्रंटेरा। ये सुनकर हमारा लड़का शॉक हो जाता है। वो अभी पूछने ही वाला था कि इसका क्या मतलब है। तभी आर्टेनिस की बॉडी से एक पर्पल एनर्जी बर्स्ट होती है और ये एनर्जी सीधा आसमान की तरफ जाती है। फिर वो एनर्जी नीचे आती और सीधा लॉयड की बॉडी के अंदर घुस जाती है। सिस्टम फिर प्रॉम्प्ट करता है, स्पेशल अचीवमेंट, आर्टेनिस द फिफ्थ ने आपको ऑफिशियली डीमन किंग घोषित कर दिया है। ये स्किल सिस्टम की वजह से नहीं बल्कि आपकी डीमन किंग पावर से एक्टिवेट हुई है। फिर लॉयड की बॉडी के चारों तरफ पर्पल एनर्जी फटने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही सेकंड कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली हो। और बिल्कुल यही हुआ। उसके सच में डीमंस की तरह हॉर्न्स और विंग्स निकल आते हैं। अब उसकी अपीयरेंस बिल्कुल एक डीमन किंग जैसी लग रही थी। पर इस वक्त उसे खुद नहीं पता था कि वो अब कैसा दिख रहा है। वो अभी इस सिचुएशन के बारे में पूछने ही वाला था कि साइड में खड़ा हवियर उससे कहता है, चिंता न करें यंग मास्टर, एक्चुअली आप पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहे हैं। इस टाइम पर आसपास के सभी लोग आपस में डिस्कस करने लग गए। उसने कहा कि मास्टर लॉयड अब से डीमन किंग है। क्या मास्टर लॉयड पहले से डीमन किंग नहीं थे? मुझे तो हमेशा से लगता था कि यंग मास्टर ही डीमन किंग है। ये सब सुनकर हमारे लड़के की आंखों से दुख के आंसू छलक पड़ते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबके दिल में मेरी ऐसी इमेज बन चुकी है। आर्टेनिस, मेरे पास डीमन किंग बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। कॉम्बैट में मैं तुम्हें कभी बीट नहीं कर पाऊंगा। आर्टेनिस कहती है कि पावर ताकत से नहीं बल्कि रैशनैलिटी और समझदारी से आती है। इस वक्त सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है, सभी डीमंस को डीमन किंग के ऑर्डर्स ओबे करने पड़ेंगे, चाहे वो ऑर्डर बैक ब्रेकिंग काम करने का ही क्यों ना हो। ये देखकर लॉयड अपने पहले वाले एटीट्यूड से तुरंत पलट जाता है। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं डेफिनेटली ये डीमन किंग बनूंगा। उसके बाद अपने प्रॉमिस के मुताबिक लॉयड कूगर और एमिली की शादी अटेंड करता है। एक ह्यूमन की एक ऑर्क के साथ शादी, शायद ये सिर्फ फ्रंटेरा टेरिटरी में ही हो सकता है। यंग मास्टर, तो क्या आपके हॉर्न्स रिट्रैक्टेबल हैं? फॉर्चुनेटली ये हैं। इस वक्त लॉयड को याद आता है कि नॉवल में एक्चुअली ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि उन सर्वेंट्स के साथ क्या हुआ था। नॉवल में फ्रंटेरा फैमिली के खत्म होने के बाद उन सभी को एंड में एज अ स्लेव बेच दिया गया था। आखिर में उसने उनकी हैप्पी अपीयरेंस की तरफ देखा।
वो जानता है कि ये सब अभी के लिए सिर्फ टेम्पररी है। जब तक फेट रेस्टोरेशन फिनोमिनन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, एमिली इवेंचुअली एक स्लेव ही बन जाएगी। चलो हवियर, हमारे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से इस काम को खत्म करते हैं। और इस तरह वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो ड्रैगी को लेता है और वापस लैंड ऑफ डीमंस में लौट आता है। घर लौटने के बाद लाइला ने डीमंस को वो सब कुछ बताया जो हुआ था, और ये कहानी सुनने के बाद डीमंस ने तुरंत शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद हमारा लड़का आर्टानिस के पीछे कासल के अंडरग्राउंड एरिया में जाता है। ये वही जगह है जहां बैरियर को सेटअप करने वाला तिबोंग नाम का आर्टिफैक्ट रखा गया था। तुम्हें बस अपनी उंगली इसके मुंह के अंदर रखनी है और पहाड़ की चोटी पर बना स्टॉर्म बैरियर हट जाएगा। उसे एक पूफ की आवाज के साथ गायब होते देख लॉयड बुरी तरह कंप्लेन करता है। ये पैथेटिक स्पेशल इफेक्ट्स मुझे बता रहे हैं कि ये किसी ड्रैगन का काम है। मैं गारंटी दे सकता हूं, न्यू डीमन किंग, ये तिबोंग अब आपका है। ये कभी भी कहीं भी कोल्ड एयर रिलीज कर सकता है। आर्टिफैक्ट लेने के बाद लॉयड खुशी से पागल हो जाता है। हालांकि इसका नाम सच में थोड़ा लो एंड है, पर यह चीज बिल्कुल वही है जो उसे चाहिए थी। उसके बाद वो सभी डीमंस को माउंटेन के टॉप पर ले गया। सभी डीमंस ध्यान से सुनो, अब से तुम लोग ह्यूमन विलेज फ्रंटियरा काउंटी में शिफ्ट होने वाले हो, पर उससे पहले तुम सबको 1 साल तक ट्रेड रूट पर काम करना पड़ेगा। लॉयड अपने मन में सोचता है, क्योंकि अब मैं एक रियल डीमन किंग हूं तो थोड़ा सा ईविल होना तो नॉर्मल है। आर्टानिस को दिल में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। उसे रिग्रेट होने लगा था कि उसने फ्यूचर देखने वाली अपनी एबिलिटी क्यों यूज नहीं की। वो मन ही मन सोचती है, इस इंसान का ऊपर का रूप और अंदर का रूप इतना अलग क्यों है। फिर उसने देखना चाहा कि आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है, और ये जानकर वो बुरी तरह डर गई। मैंने सुना है कि इन डीमंस की बॉडी हंगर को अडेप्ट कर चुकी है, और ये बहुत ही कम खाने के साथ भी इजीली मूव कर सकते हैं। और एक सबसे वीकेस्ट डीमन की फाइटिंग पावर भी किसी और के बराबर होती है। इस तरह की परफेक्ट वर्कफोर्स को वेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नए डीमन किंग के ईविल और ट्विस्टेड चेहरे को देखकर साइड में खड़े डीमंस ने पूछा, लेडी आर्टानिस, क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये एक वार्म हार्टेड अच्छा इंसान है? ये सवाल पूछे जाने पर आर्टानिस को काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है। वेल, वो डीमन किंग जो है, इस वक्त भले ही हमारा लड़का चाहता था कि वो टाइम को फ्रीज कर दे और कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू कर दे, पर यहाँ इस लोकेशन पर लगभग 1 साल तक चलने वाले प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी। और वो रिक्वायरमेंट थी एक छोटा सा विलेज बनाना, ताकि इन हजारों वर्कर्स को रहने की जगह और खाना दिया जा सके। क्योंकि टाइम फ्रोजन रहेगा, सारी फूड सप्लाईज इसी विलेज के अंदर होनी चाहिए। इस पर लॉयड सभी डीमंस के सामने पूरे स्टाइल के साथ हैंडसम बनकर खड़ा था। फिर वो अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट फेस पर रखता है और पीसफुली कहता है, ट्रांसफॉर्म। अगले ही सेकंड वो अपना हाथ उछालते हुए चिल्लाता है, मैं लॉयड हूं, द ग्रेट डीमन किंग। अब उसे लग रहा था कि वो कितना हैंडसम दिख रहा है। वेल, मैं सोच रहा था कि इसे कब यूज करूंगा, पर ये सच में बड़ा सैटिस्फाइंग फील हो रहा है। मैं कितना फ्रिकिंग कूल लग रहा हूं। अचानक हवियर बोलता है और उसको आवाज देता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि हवियर का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो चुका था। यंग मास्टर, ऐसा दोबारा कभी मत कीजिए। मुझे आपके लिए एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। क्या आपको इससे इतना बॉदर होता है? कम ऑन यंग मास्टर, आप कोई बच्चे नहीं हैं। लॉयड कहता है, तुम कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करते। लगता है तुम्हें ये सच में हेट करते हो। आई एम सॉरी, पर तुम नहीं समझोगे। ये अपने आप में ही डीमन और डीमन किंग वर्ड्स का चार्म है, जिसने मेरे अभी के एक्शंस को इतना कूल और अथॉरिटेटिव बना दिया था। मुझे लगता है आर्टेनिस भी इस बात से अग्री करती होगी। वेट, ये सब चल क्या रहा है? तुम भी हावियर जैसा सेम एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो? लगता है तुम भी मुझे नहीं समझते। हालांकि हमारा लड़का थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, पर वो अपना ये शो खत्म नहीं कर सकता था जो सिर्फ उसका था। वो चिल्लाता है, मेरी बात सुनो डीमंस। हालांकि इस वक्त पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। हे, जवाब दो मुझे, क्या तुम लोग मेरे हॉर्न्स और विंग्स नहीं देख सकते? मैं डीमन किंग हूं। हाँ, वो हम जानते हैं। आर्टेनिस, क्या ये नॉर्मली ऐसे ही एक्ट करते हैं? हे, मुझे इग्नोर मत करो। मैं अब और ड्रामेटिक नहीं रहूंगा। एक्चुअली इनको नेचर से ओबीडियंट कहना बहुत मुश्किल है। आखिरकार बहुत पहले सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ही डीमन किंग बन सकता था। ये एक एब्सोल्यूट रूल है जो ग्रेट डीमन किंग क्रीडोज ने डीमंस को लीड करने के बाद एस्टैब्लिश किया था। ऑफ कोर्स, जब मैंने तुम्हें करंट डीमन किंग एक्नॉलेज कर लिया है तो वो भी तुम्हारे ऑर्डर्स को ओबे करेंगे। हालांकि वो आपके ऑर्डर को डिस्प्लीज्ड एक्सप्रेशंस के साथ करेंगे। ये सुनकर हमारा लॉयड सोच में पड़ जाता है। मैं इस तरह से उनसे कोई अच्छा काम नहीं निकलवा पाऊंगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि मेरे ऑर्डर्स रीजनेबल है, पर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं पूछ सकता हूं कि अगर मैं इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को हरा दूं तो क्या ये मेरी बात सुनेंगे? आई एम सॉरी, किंग क्रीडोस ने डीमंस के बीच फिजिकल ड्यूलिंग को फॉरबिड कर दिया था। हालांकि ऐसी एक तरह की ड्यूल जरूर है जिसको किंग क्रीडोस ने एक्सेप्टेबल माना है। इसके लिए चाहिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंट्यूशन, इंस्टेंटेनियस जजमेंट, लाइटनिंग क्विक स्पीड और रिफ्लेक्सेस, और सारी मूवमेंट्स को देखने के लिए हॉक लाइक नजर। सिर्फ ये सारी स्किल्स होने पर ही कोई इस ड्यूल को जीत सकता है। और इस ड्यूल का नाम है रॉक पेपर सीजर्स शूटर ड्रॉप्स 1। ये सब सुनकर हमारा लॉयड पूरी तरह दंग रह जाता है। क्या ये इस गेम का कोरियन वर्जन नहीं है? क्या नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का ऑथर अजीब है, या फिर ये किंग क्रीडोस? फाइन, अगर इससे सारे लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो मैं इन हूं। नीचे खड़े सभी डीमंस मेरी बात सुनो। मुझे अनविलिंग लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है। हालांकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं सबको बिलीव करवा सकूं कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना सही है, पर इसमें टाइम लगेगा। इसलिए अभी के लिए मैं तुम सबको एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और खुशी खुशी काम करना पड़ेगा। तुम में से जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आगे आए। मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। जल्द ही भीड़ में से एक डीमन निकलकर आगे आता है। ये वही था जिसने पहले द 8 हेवनली डीमन किंग्स चिल्लाया था। आपकी जो डीमन किंग की अथॉरिटी मिट्टी में मिलने वाली है, मैं उसके लिए दुआ करता हूं। और इस तरह रॉक पेपर सीजर्स शूटर ड्रॉप्स 1 की ड्यूल ऑफिशियली शुरू होती है। इस वक्त आसपास खड़े डीमन जोर जोर से अपने फार्म टूल्स जमीन पर पटक रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, रॉक पेपर सीजर्स।
दूसरी तरफ लाइला रो रही थी और उन्हें रोकना चाहती थी। प्लीज उन्हें रोको। नए डीमन किंग सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। लाइला, ये एक सीक्रेट ड्यूल है, हमारे पास देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जल्द ही दोनों ड्यूलिस्ट स्टेज के सेंटर में खड़े थे। दोनों साइड्स प्री मैच वार्म अप एक्शंस कर रहे थे, क्योंकि हवियर को क्लियर नहीं था कि ये आखिर किस तरह का ड्यूल चल रहा है और उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि रॉक पेपर सिजर्स का क्या मतलब है। तो वो पूछता है ये किस तरह का ड्यूल है। आर्टेनिस एक्सप्लेन करती है, इस ड्यूल को समझने के लिए तुम्हें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। फिस्ट या रॉक उस हथौड़े को रिप्रेजेंट करता है जो धरती को हिला सकता है। दो उंगलियां या सिजर्स उस गिलोटिन को रिप्रेजेंट करते हैं जो आसमान को चीर दे। और खुला हाथ या पेपर बस एक पेपर के पीस की तरह ही होता है। हावियर ये सुनकर रूथलेसली कंप्लेन करता है, इस पेपर का कॉन्सेप्ट आखिर इतना स्लॉपी क्यों है? सॉरी, मुझे भी नहीं पता। किंग क्रीडोज ने बस इसे ऐसा ही बनाया था। फिर आर्टानिस आगे एक्सप्लेन करती है, हैमर गियोटिन को स्मैश कर सकता है, गियोटिन पेपर को काट सकता है और पेपर हैमर की पावर को खत्म कर सकता है। इसमें जब रॉक पेपर सिजर्स की कमांड दी जाती है तो दोनों शूटर्स को अपने दोनों हाथों से एक वेपन चूज करना होता है और उसे आगे एक्सटेंड करना होता है। शूटर ड्रॉप्स 1 की कमांड मिलने के बाद दोनों शूटर्स को अपना एक वेपन पीछे हटाना होता है और दूसरे को आगे करना होता है। फिर लास्ट बचे हुए वेपन के बेस पर फाइनल विनर डिसाइड होता है। ये सुनकर हवियर पूरी तरह शॉक्ड था। ये तो गांव के बच्चों के खेलने वाले किसी गेम जैसा लग रहा है, पर यह सच में एक ऐसी ड्यूल है जो सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ाकर बता सकती है कि कौन ज्यादा केपेबल है। इस वक्त फील्ड में खड़े उन दोनों के बीच टेंशन अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। हवियर मन ही मन सोचता है ये दोनों ही स्वॉर्ड मास्टर लेवल पर हैं। सिर्फ एक सटल मूवमेंट और ब्रीथिंग में आए चेंज से ये अपोनेंट के एक्शंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यंग मास्टर लॉयड, इस बार जीतने के लिए आप कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? शूटर्स, प्लीज गेट रेडी। ये सुनते ही दोनों ने तुरंत रिएक्ट किया। जजमेंट, एक्सप्लोसिव पावर और डायनामिक विजन को कंपीट करने वाली ये ड्यूल अब शुरू होने ही वाली थी। रॉक पेपर सिजर्स। फील्ड के बाहर खड़े हवियर ने यंग मास्टर के करंट एक्शंस को देखा। यंग मास्टर के करंट मसल स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर लग रहा है कि उनके दोनों हाथ गिलेटिन्स या सिजर्स हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका एंड सिर्फ एक ड्रॉ या लॉस में ही हो सकता है। क्या यंग मास्टर को लगता है कि सामने वाला पक्का ऑर्डिनरी पेपर यूज करेगा, या फिर यंग मास्टर रूल्स को गलत समझ बैठे हैं? इस पल हवियर उनके लिए डर से पसीने छोड़ रहा था। हालांकि हमारे लड़के का फेयरली कंपीट करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो एक डेस्पिकेबल डीमन किंग था। वो डायरेक्टली एक ऐसी फेशियल आर्ट बनाता है जिसे देखकर सब डर के मारे कांप उठते हैं। उस स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ने, जिसने आज तक इतना अगली एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा था, डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके हाथों ने भी अनकॉन्शियसली 2 ऑर्डिनरी पेपर्स बना लिए थे। इस पल वक्त जैसे थम सा गया। साइड में खड़े सभी डीमंस बिल्कुल शांत थे। वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन भी दंग था। उसने ब्लैंकली अपने हाथों को देखा और वो समझ गया कि चाहे वो कोई भी हाथ पीछे हटाए उसकी हार पक्की थी। ये एक हार थी क्योंकि सामने वाले के पास 2 पेयर गिलेटिन्स थे। तो तुम कौन सा वेपन ड्रॉप करोगे? सामने वाला डीमन पूरी तरह दंग रह गया था। एक थर्ड की आवाज के साथ वो अपने घुटनों पर गिर गया। मैं ये डुएल हार गया। साइड में खड़ा हवियर पहले तो दंग रह गया, फिर वो कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। ये डेफिनेटली चीटिंग थी। हालांकि वहीं साइड में खड़ी आर्टानिस सच में रो रही थी। लेजेंड में एक ऐसे वॉरियर के बारे में बताया गया था जो वेपन्स ड्रॉप होने से पहले ही जीत जाएगा, तो वो लॉयड फ्रंटेरा था। हावियर एक बार फिर स्पीचलेस था। उसने मन ही मन सोचा, ये किस तरह का लेजेंड है? मियर फेलो डीमंस, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। इंस्टेंटली सबने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। इस वक्त लॉयड के हाथ उसकी पॉकेट्स में थे। फिर एक पॉप की आवाज के साथ वो वापस एक कूल डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं द डीमन किंग तुम्हें कमांड करता हूं। अब से तुम सब पहाड़ के नीचे जाओगे और एक स्टेप्ड प्लेटफॉर्म कार्व करोगे। हावियर फिर से स्पीचलेस था। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसी एम्बैरेसिंग चीजें मत कीजिए। उसके बाद हावियर, आर्टानिस और लॉयड ड्रैगी की पीठ पर बैठकर फ्रंटेरा टेरिटरी की तरफ निकल पड़े। लॉयड मन ही मन सोचता है, जब मैं पहले क्वीन से मिला था तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि जिन भी चीजों में मैंने पहले इंटरफियर किया है वो अब धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जा रही हैं। लगता है फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनन मेरी सोच से भी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। और जब मैंने लास्ट टाइम एंडिंग स्पॉइलर चेक किया था तो मेरे डिफरेंट एक्शंस लेने की वजह से फ्यूचर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। हालांकि मुझे क्वीन की ईविल टर्न होने की टेंशन है, पर अभी तक इसका कोई साइन नहीं है। फिर भी ये फेटेड मिसफॉर्चून जूलियन, मॉम, डैड और टेरिटरी के रेजिडेंट्स पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। प्रोजेक्ट का रिसोर्स सप्लाई सिस्टम कंप्लीट होने से पहले मैं टाइम फ्री स्किल यूज नहीं कर सकता। हमें पहले आने वाले साल के लिए सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करनी होंगी। आखिरकार टाइम फ्रीज होने के बाद हम बैरियर से बाहर नहीं जा पाएंगे। इस पीरियड के दौरान उनके साथ एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं। मुझे लगा था कि मैं सबको मिसफॉर्चून से नहीं बचा पाऊंगा, पर अब मैं बचा सकता हूं क्योंकि मेरे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो फ्यूचर को मॉनिटर कर सकता है, और वो है आर्टानिस द फिफ्थ की फोरकास्टिंग एबिलिटी। जल्द ही वो लोग फ्रंटेरा टेरिटरी पहुंच गए। काउंट और काउंटेस, आप लोग इनसे लास्ट टाइम एमिली की शादी में मिले होंगे। ये फॉर्मर डीमन क्वीन आर्टानिस द फिफ्थ है। ये सुनते ही काउंट ने तुरंत कहा, मुझे सच में लगा था कि वो हॉर्न्स कितने ग्रेट हैं। तो आप डीमन क्वीन थी। काउंटेस ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मुझे तो लगा था सारे डीमंस बहुत स्कैरी होते हैं। थैंक यू। आप सब मुझे देखकर इतने काम हैं कि इससे मुझे उल्टा थोड़ा पैनिक फील हो रहा है। इस वक्त लॉयड, काउंट और काउंटेस को आर्टानिस के यहां आने का रीजन बताता है। जैसे मैंने पहले बताया था, फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनन अप्रोच कर रहा है। हालांकि मैं इस प्रॉब्लम को फंडामेंटली सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं, पर अगर उससे पहले कुछ हो गया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आर्टानिस द फिफ्थ को यहां लाया हूं ताकि ये हर दिन आपके फेट को चेक कर सकें। और एफिशिएंसी के लिए मैंने जूलियन और शहरजाद को भी टेरिटरी में बुला लिया है। क्या चल रहा है इसकी डिटेल्स उन्हें क्वीन जल्दी ही बता देंगी, क्योंकि फैमिली मैटर्स सेटल हो चुके थे तो अब ऑफिशियली काम शुरू करने का टाइम था।
पहले मैं इंजीनियरिंग कॉर्प से कुछ एलीट्स को सिलेक्ट करूंगा और उन्हें डीमंस की कंस्ट्रक्शन लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। फिर मैं सर ग्रेग और कॉर्गिडस को उनके साथ भेजूंगा ताकि वो किसी भी मशीन इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि इसमें बहुत सारा फिजिकल वर्क होगा तो आउटस्टैंडिंग फिजिकल फिटनेस वाले ऑर्क ट्राइब के कैप्टन्स भी मेरे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर चलेंगे। साइड में खड़े कूगर ने सजेस्ट किया कि वो भी जाना चाहता है, पर हमारे लड़के ने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। तुम अपने हनीमून पर हो, हमें परेशान करना बंद करो और जाकर अपनी नई पत्नी को परेशान करो। उसके कुछ ही देर बाद लॉयड लोगों को लीड करते हुए माउंटेन के नीचे पहुंचा और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। मानना पड़ेगा डीमंस की वर्क एफिशिएंसी सच में बहुत अच्छी थी। इन 8 हेवनली डीमन किंग्स के पास एक स्वॉर्ड मास्टर की स्ट्रेंथ है। उन्हें फाउंडेशन रखने में सिर्फ आधा दिन लगा, और क्योंकि यहाँ कई वैरायटी के डीमंस थे तो घर चुटकियों में बन रहे थे। तभी वो वापस एक डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म होता है और चिल्लाता है, चीजें इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं कि ये पूरा विलेज 1 महीने से भी कम टाइम में बन जाएगा। ये है ग्रेट डीमंस की पावर। ये देखकर हावियर को बहुत शर्म आई। यंग मास्टर, आप ऐसे क्यों हैं? हजारों लोगों के लिए खाना और पीना प्रोवाइड कर सकने वाले उस विलेज के कंप्लीट होते ही लॉयड तुरंत जीगोमिंग पर बैठ गया और उस माउंटेन को स्कैन करना शुरू कर दिया। अब ट्रेड रूट का डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। कल मैं टाइम फ्रीज करके रेलवे की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ फ्रंटियर टेरिटरी में काउंट और काउंटेस, आइए आज का फेट मॉनिटर करना शुरू करते हैं। मैं आप दोनों को बिना पलके झुकाए 5 मिनट तक घूरूंगी, स्टार्टिंग नाउ। काउंट और काउंटेस को इस तरह लगातार घूरे जाने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आखिर अर्टानिस की स्माइल थोड़ी क्रीपी लग रही थी। अर्टानिस बिना पलके झुकाए घूरती रही। अचानक उसकी बॉडी हल्का सा कांपने लगी। जैसे जैसे टाइम बीता उसका ये कांपना और भी ज्यादा बढ़ता गया और उसकी आंखों के कोनों से तो आंसू तक बहने लगे थे। ये देखकर काउंट बुरी तरह चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? इस पल अर्टानिस अब और कंट्रोल नहीं कर पाई। वो डायरेक्टली रोने लग गई। साथ ही साथ काउंट भी इस वक्त एक्सट्रीमली नर्वस हो चुका था। चल क्या रहा है? क्या ये सच में इतना सीरियस है? अचानक अर्टानिस चिल्लाई। एक ही झटके में उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। ये क्लियरली ऑब्वियस था कि उसने कुछ ऐसे अनस्पीकेबल सीन्स देख लिए थे जो बताए नहीं जा सकते। काउंट और काउंटेस अब और वेट नहीं कर सकते थे। अर्टानिस, आखिर तुमने क्या देखा? इस वक्त अर्टानिस ने अपने लाल चेहरे को हाथों से छुपा लिया था। उसके कान भी लाल हो चुके थे। उसने हकलाते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसके इतना कहते ही काउंट और काउंटेस के चेहरे भी एक झटके में लाल हो गए। अब उनके पास वहां रुकने जैसी कोई शर्म बची ही नहीं थी। उन्होंने अपने चेहरे छुपाए और भागकर रूम से बाहर निकल गए। जूलियन और शहरजाद ये सीन देखकर पूरी तरह कंफ्यूजन में थे। ओह, तो आप मास्टर जूलियन और लेडी शहरजाद हैं, प्लीज अंदर आइए। फिर अर्टानिस ने उनका फेट मॉनिटर करना शुरू किया और इन दोनों का हाल भी बिल्कुल काउंट और काउंटेस जैसा ही था, बल्कि उनसे भी बड़ा वाला सीन था। ओह माय, आप दोनों भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जूलियन और शहरजाद ने भी अपने लाल चेहरों को छुपाया और रूम से भाग गए। वहीं दूसरी तरफ लॉयड एक डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हुआ और स्पीच देना शुरू किया। गुड जॉब एवरीवन। हम आने वाले 1 साल तक जिस विलेज में रहेंगे वो अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम सब एक एब्सोल्यूट मेस हैं, पर इन सब के बावजूद हम सब एक साथ आए और इस काम को पूरा किया। आइए एक बेटर लाइफ के इस कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करें। असली शुरुआत यहाँ से होती है। एवरीवन, क्या तुम सब रेडी हो? उसकी स्पीच ने सीधा उनके एंथुसियाज्म में आग लगा दी। उन्होंने एक ही आवाज में तुरंत रिस्पॉन्ड किया और कहा कि वो बिल्कुल रेडी हैं। ऑफ कोर्स लॉयड ने इस बार एल्व्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। आखिर इस प्रोजेक्ट के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। खैर, कभी कभी ऐसा होता है ना? हावियर, मैं रूट को लास्ट टाइम चेक करने और टाइम फ्रीज करने के लिए माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ। तुम और बंगुल यहीं रुको और कुछ स्टील बार्स बनाओ। तुम्हें इस बार मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा चेक है, वहां कोई खतरा नहीं होगा। हावियर अभी भी थोड़ा वरीड था, तो लॉयड ने उसको रिलैक्स करने को कहा। ब्रैट, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूं और मैं हेल का सॉन्ग गा सकता हूं। इन माउंटेन्स के मॉन्स्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इस तरह वो माउंटेन साइड पर आ गया। थैंक्स ड्रैगी, तुम्हारा मेरे पोस्टमैन वाला काम खत्म हुआ। अब तुम्हें जाकर कंस्ट्रक्शन टीम को ज्वाइन करना चाहिए। अर्टानिस द 5th आपको रिपोर्ट करती है डीमन किंग। आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ है। अगले 24 घंटों के लिए मैं विलेजर्स को हमारे डीमन फार्मिंग मेथड सिखा रही हूँ। सभी लोग मेरे साथ बहुत काइंड हैं। यहाँ किसी तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं है। मुझे ड्रैगी के थ्रू 8 हेवनली डीमन किंग से एक मैसेज भी मिला है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे एक वाइडर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते थे वो अब बहुत खुश हैं। आपकी वजह से ही हम इतने खुश हो पाए। तो मैं होप करती हूँ कि आप भी ऐसे ही खुश रहें। अचानक सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, द ट्राइब हैज ओपनड अप। आपने बचे हुए डीमन डिसेंडेंट्स की विश पूरी कर दी। आपको 1000 बोनस रिलेशनशिप पॉइंट्स मिले हैं। क्योंकि अब सब कुछ ठीक है तो चलो टाइम फ्रीज एक्टिवेट करते हैं। टाइम फ्रीज एक्टिवेट हो चुका है। आपने 3000 रिलेशनशिप पॉइंट्स कंज्यूम कर लिए हैं। तुरंत ही एक ह्यूज स्फेरिकल लाइट शील्ड ने पूरी माउंटेन रेंज को कवर कर लिया। हालांकि उस स्किल के सक्सेसफुली एक्टिवेट होने के ठीक बाद हमारे लड़के को अचानक अपने दिल में एक जबरदस्त ठंडक महसूस हुई। लॉयड सोचता है, मैं जानता था जब भी मैं टाइम फ्रीज यूज करूंगा तो ये मेरे दिल की फ्रीजिंग प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर देगा। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। ये सिम्टम मेरी सोच से भी ज्यादा सीरियस है। ये देखकर विंटरबर्ड भी खुद को बहुत ब्लेम कर रहा था। इट्स फाइन विंटरबर्ड, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे। इसके अलावा तुम्हारी वजह से ही मैं टाइम फ्रीज कर सका और मुझे फेट रेस्टोरेशन फिनोमेनॉन के खिलाफ लड़ने का एक चांस मिला। मैं सच में बहुत लकी हूँ। अभी तो सब कुछ परफेक्ट है। बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। पर यह ब्लिजर्ड कहां से आ गया? टाइम फ्रीज हो गया, पर क्या ये तूफान और भी स्ट्रांग हो गया है? मैं मूव नहीं कर पा रहा। मेरे दिल में बहुत पेन हो रहा है। मुझे हावियर को बुलाना होगा। अचानक लॉयड को फील हुआ जैसे उसके ऊपर कोई कपड़ा पहनाया गया हो। ये कौन है? क्या यह हावियर है?
उसने मन ही मन सोचा, ये ब्रैड बिल्कुल राइट टाइम पर आया है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं पहले एक नैप ले लेता हूं। हालांकि जो वहां आया था वो हवियर नहीं था, वो थी हर मैजेस्टी द क्वीन। पता चला कि थोड़ी देर पहले ही क्वीन अपनी आर्मी को लीड करते हुए लॉयड की कंस्ट्रक्शन साइट पर आई थी। सर आश्रहान, ये कैसा आइस डोम है? लगता है मैं बाहर नहीं निकल सकती। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। ये डोम इसके बाहर की सारी चीजों का वक्त फ्रीज कर देता है। फ्रीज टाइम? क्या लॉयड ने ऐसा किया? हवियर ने तुरंत आंसर दिया, यस। तो अगर मुझे यहां से बाहर जाना हो तो क्या करना होगा? आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, आप यहां फंस चुकी हैं। आप कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद ही जा सकेंगी। इसमें लगभग 1 साल लगेगा। क्वीन तो बिल्कुल स्पीचलेस थी। वो पूरे 1 साल के लिए फंस चुकी थी और सामने वाले ने ये बात इतनी राइचसली बोल दी थी। पर योर मैजेस्टी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इस डोम के बाहर टाइम बिल्कुल भी पास नहीं होता, तो आप इसे एक शॉर्ट वेकेशन की तरह ट्रीट कर सकती हैं। ये सुनकर क्वीन खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। ये तो रिडिकुलस है। क्या लॉयड अब एक डीमन किंग बनने की कोशिश कर रहा है? हालांकि ये बोलने के बाद उन्होंने पास ही खड़े डीमंस को नोटिस किया। लगता है वो लड़का सच में एक डीमन किंग बन गया है। हवियर अभी उससे वो सब कुछ बताने ही वाला था जो इस पीरियड के दौरान हुआ था। अचानक क्वीन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। रहने दो, मैं जाकर लॉयड से ही डिटेल्स पूछ लूंगी। वो है कहां? वो कंस्ट्रक्शन रूट चेक करने माउंटेन के ऊपर गया है, पर अब तो ब्लिजर्ड पहले से भी ज्यादा वायलेंट लग रहा है। मैं वहां ऊपर जाकर खुद उसे ढूंढती हूं। और इस तरह हमारे लड़के को क्वीन ने बचा लिया। इस वक्त हवियर को अपने यंग मास्टर की मना इंस्टेबिलिटी सेंस हुई, पर सेम टाइम पर उसे यंग मास्टर के आसपास एक पावरफुल मैजिक भी महसूस हुआ। लगता है हर मैजेस्टी ने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है, इसलिए हवियर उसके पीछे नहीं गया। अगर मैं वहां गया तो मैं सिर्फ उनके रास्ते में ही आऊंगा। होश में आने के बाद लॉयड बहुत सरप्राइज था। उसने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा। क्या चल रहा है? मैं एक केव में क्यों हूं? उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग उसे तो जैसे हवियर ने बचाया था, पर ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? क्या हमारी सप्लाईज में ऐसे कपड़े थे? ये फर क्लोक तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। हे हवियर, तुम्हें ये कपड़े कहां से मिले? हालांकि उसके सिर घुमाते ही उसकी जैसे जान ही निकल गई। वहां लेटा हुआ इंसान हवियर बिल्कुल नहीं था। वो क्लियरली क्वीन थी। वो यहां कैसे हो सकती है? और इस तरह उसने चुपचाप अपने कपड़े पहने और केयरफुली क्वीन को उस फर क्लोक से कवर कर दिया। ये सब करने के बाद वो तुरंत वहां से भाग निकला। अगर मुझ पर क्वीन का एक और फेवर चढ़ गया तो वो डेफिनेटली मुझसे और भी काम करवाएगी, इसलिए पहले भाग जाना ही ठीक है। हालांकि थोड़ी देर भागने के बाद उसे अचानक अपने दिल में वापस से एक चिल महसूस हुई। डैम इट, थोड़ी सी इंटेंस एक्टिविटी करते ही ये कमबख्त ठंडा दिल फिर से नाटक करने लग गया। इस पल पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई, मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है, मेरे करीब आओ। ये अल्फाज सुनते ही वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बो किया। इस लैंड की इकलौती सच्ची रूलर को ग्रीटिंग्स। उसके बाद खत्म करने से पहले ही क्वीन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। मैं उस रिकॉर्डिंग जैसे साउंड करने वाली ग्रीटिंग को सुन सुनकर थक चुकी हूं। जल्दी करो और करीब आओ। क्वीन की टोन में डिस्प्लेजर सुनकर वो तुरंत किसी कैटरपिलर की तरह आगे घिसकने लगा। उसकी अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इंपेशेंट क्वीन सीधा चिल्लाई, जल्दी करो। वो इतना डर गया था कि वो फिसलता हुआ तुरंत आगे भागा। अचानक क्वीन ने एक ऐसी हरकत की जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने देखा कि क्वीन ने अपनी थाई थपथपाई और 2 वर्ड्स कहे, लेट जाओ। अगले ही सेकंड वो किसी गुड बॉय की तरह वैसे ही लेट गया। आर यू किडिंग मी? योर मैजेस्टी, क्या आपने ही मुझे लेटने के लिए नहीं कहा था? स्पीचलेस क्वीन ने अपनी थाई की तरफ पॉइंट किया। मैंने तुम्हें अपना सिर यहां रखकर लेटने को कहा था। यह सुनकर हमारा लड़का पहले तो बिल्कुल दंग रह गया, फिर उसका ब्रेन कंप्लीटली क्रैश हो गया। इसका क्या मतलब है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? इस पल क्वीन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक हाथ से सीधा उसका सिर पकड़ा और उसको फोर्सफुली अपनी थाई पर रख दिया। फिर क्वीन ने अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखा। अगले ही सेकंड लॉयड क्लियरली फील कर सकता था कि क्वीन की मना उसकी बॉडी में फ्लो कर रही है। वो काफी कंफ्यूज था। इस तरह से मना ट्रांसफर करने के लिए किसी को आश्रहन कोर टेक्निक जाननी पड़ेगी। क्वीन ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने इसे तब सीखा था जब मैं पहले सर जावियर के साथ स्पारिंग कर रही थी। तुम और हावियर क्लियरली दूसरों की तरह सेम मना यूज करते हो, पर वो एम्पलीफाइड होती है। इसका सीक्रेट ये है कि तुम एक्सटर्नल मना को अब्सॉर्ब करके यूज कर सकते हो। लॉयड अपने मन में सोचता है, लगता है क्वीन ने आश्रहन कोर टेक्निक खुद अपने दम पर सीख ली। वो सच में अमेजिंग है, पर एक्चुअली में अगर वो हावियर की मना अब्सॉर्ब करे भी तो वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगी और दूसरे लोगों की मना यूज करने के लिए बहुत ही वीक थी। वेल, क्या अब बेहतर फील कर रहे हो? अचानक ये सवाल पूछे जाने पर उसने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, यस। क्वीन ने तुरंत एक बहुत ही प्यारी और मूविंग स्माइल पास की। ये आंसर सुनने के बाद वो बोली, ये सुनकर अच्छा लगा। क्वीन का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर अचानक ब्लश आ गया। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था। इस पल उसने फील किया कि ये ऐसे चल नहीं सकता, इसलिए वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक रोल के साथ क्वीन की लैब से लुढ़क कर दूर हो गया। हालांकि क्वीन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे ही उसने एक हाथ से फिर उसका सिर पकड़ा और उसे फोर्सफुली वापस दबा दिया। खामोश लेट जाओ, ठीक है? क्या तुम्ही ने मुझे नहीं बताया था कि कभी कभी हम सबको एक नाइस और रिलैक्सिंग ब्रेक की जरूरत होती है? पर अब मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ। ये जानते हुए कि वो किसी भी तरह क्वीन से नहीं जीत सकता, उसने भी रेजिस्ट करना छोड़ दिया। बाय द वे योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्यों हैं? हालांकि क्वीन के आंसर ने उसे बुरी तरह शॉक कर दिया, क्योंकि उसने सीधा कहा, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। ये अल्फाज सुनते ही लॉयड ने ऑकवर्ड तरीके से स्माइल किया। योर मैजेस्टी, क्या आप मेरे काम से डिससैटिस्फाइड हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ब्लिजर्ड अभी थोड़ा ज्यादा वायलेंट हो रखा है। क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, या तुम समझने का नाटक कर रहे हो? तुम क्लियरली बहुत स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट हो और तुम्हारी एबिलिटी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है,
फिर भी जब एक औरत डायरेक्टली तुम्हें प्रपोज करती है तो तुम इस फैक्ट को पूरी तरह इग्नोर कर देते हो कि वो कितनी सिंसियर है। इस पल लॉयड का ब्रेन फिर से क्रैश हो गया। मुझे क्या प्रपोजल दिया? कब? अचानक उसने याद किया कि क्वीन ने टेरिटरी में उससे क्या कहा था, बिफोर तुम मुझसे शादी करो और मेरे हस्बैंड बन जाओ। ये सोचते ही उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। नो वे, क्या क्वीन का उस वक्त वही मतलब था? उसकी आंखों की पुतलियां डर से कांपने लगीं। तो क्या वो मुझसे हर तरह का काम निकलवाने के लिए कोई ट्रिक नहीं थी? नहीं, क्लियरली उनका यही मतलब रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ और बताने की कोशिश कर रही हो। तभी केव में एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन हुआ। ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि ये वाइब्रेशन कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था। हमारा लड़का एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि अब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। ये अचानक आया इतना वायलेंट ब्लिजर्ड और अभी का ये अर्थक्वेक। यहां मना में एक शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब पक्का कोई ना कोई इसके पीछे है। इस पल वो इसके बारे में जितना सोचता गया वो उतना ही ज्यादा गुस्से और एक्साइटमेंट में भर गया। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी करने की? साइड में बैठी क्वीन मन ही मन सोचती है। इसने तुरंत पता लगा लिया कि कोई पीछे गड़बड़ कर रहा है। मैंने जिस आदमी को अप्रूव किया है उससे यही उम्मीद थी। और इस पल लॉयड के चेहरे पर वो हेलिश स्माइल आ चुकी थी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं अपने वेस्ट हुए कंस्ट्रक्शन टाइम का 10 गुना वसूल करूंगा। क्वीन को उसकी ये शक्ल बर्दाश्त के बाहर लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर मैं सिर्फ इसका चेहरा बदल सकती तो कितना अच्छा होता। जिनसे अनजान थे हमारे लोग, इन माउंटेन्स में पंतेरा सा रहता था। वो पंतेरा माउंटेन रेंज का स्पिरिट किंग है और यहाँ का क्लाइमेट इतना हार्श होने का रीजन यही है कि उसने ही इसे ऐसा बनाया था ताकि कोई भी इस माउंटेन रेंज को डिस्ट्रॉय ना कर सके। बहुत पहले जब डीमंस यहाँ माइग्रेट हुए थे तो उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिर उनके गार्डियन ड्रैगन ने आइस वॉल के अंदर एक सबस्पेस बना लिया था और वो वहां शांति से रह रहे थे। पर अब सब बदल चुका है क्योंकि इन बदसूरत इंसानों ने न सिर्फ सारे डीमंस को बाहर निकाल दिया बल्कि इस माउंटेन रेंज को भी लगातार तबाह कर रहे थे। हावियर, वहां वाला माउंटेन कुछ ज्यादा ही स्टीप है, मेरे लिए उसे पूरा फ्लैटन कर दो। अगले ही सेकंड एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ उस माउंटेन रेंज में सीधा एक बड़ा सा होल ब्लास्ट कर दिया गया। बॉम्बिंग के बाद इन दोनों को किसी बात का कोई गिल्ट नहीं था बल्कि इनके चेहरों पर एक विकेट स्माइल थी। पंतेरा सा सोचता है, ये सच में बहुत हेटफुल है, ये दोनों बिल्कुल पागल है। हालांकि ये एंड नहीं था। माउंटेन का फुट लेवल करने के बाद उन्होंने सारे पेड़ काट डाले। ये डेविल्स मेरे टेरिटरी को इस तरह कैसे ट्रैम्पल कर सकते हैं? मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम यहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करता रहूंगा। फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगा। हार्श ब्लिजर्ड, अपनी हवाओं को और भी तेज चलने दो। ये कैसा क्रेजी ब्लिजर्ड है? काम रोको और इस स्नो से डील करो। हम स्नो को ऐसे एंडलेसली जमा होने नहीं दे सकते। इसका कोई फायदा नहीं, यू पैथेटिक फूल्स। तुम्हारी फिजिकल बॉडीज इस सिवियर कोल्ड का सामना नहीं कर सकती। हालांकि उम्मीद के खिलाफ इन इंसानों को ठंड तो नहीं लगी बल्कि उन्हें इसमें मजा आने लगा। ये क्या चल रहा है? ये लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं? ऑर्क्स और डीमंस को तो समझा जा सकता है, आखिर उनकी खुद की फिजिकल फिटनेस वीक नहीं है। पर सबसे फ्रैजिल इंसानों के पास इतनी स्ट्रांग माना कैसे हो सकती है? लगता है इन सबको एक साथ बाहर निकालना मुश्किल होगा। इस केस में मुझे पहले उनके लीडर को निपटाना चाहिए। वो बंदा अभी इस केव में छुपा होगा और उनका वो लीडर ऑब्वियसली हमारा लॉयड है।